क्या तेजस्वी यादव पिछली बार फोटो फिनिश में जो कुछ पायदान पीछे रह गए थे, इस बार जीत का सेहरा पहन पाएंगे? पहले MY होता था तो MYBK एक समीकरण बन रहा है, उसमें मुस्लिम यादव भी है, कुशवाहा है और भूमियार भी है। कि तेजस्वी यादव ने जो हर खाते में नीतीश ने 10,000 भेजे, उसके काउंटर में कहा कि हम हर घर को नौकरी देंगे। इट्स इम्प्रैक्टिकल, लेकिन उसने जिस कन्विक्शन से कहा है, और ये अगर कॉइनेज हो गया तो ये बैटल को बहुत करीब ले जाएगा। एक तरफ रोजगार, दूसरी तरफ ये पैसे की भरमार। नीतीश कुमार मुखौटा हैं या मुख हैं? क्या ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है? फाइनल कॉल अभी भी नीतीश कुमार ले रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहा है। उन्होंने इस बार दो चीजों पर दाव लगाया है, एक मोदी और दूसरा पैसा। क्या भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर के टैग से आगे बढ़ पाएगी? आज के डेट में आप देखिए जितने निगोशिएशन हो रहे हैं, who is at the forefront? नित्यानंद राय has been at the forefront. What does it symbolize? थर्ड एक्ट के लिए एक डिसरप्टर भी है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। फिलहाल तो वो एनडीए को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ से उनका ट्रैक्शन और बढ़ता है तो हो सकता है महागठबंधन को भी बराबरी का नुकसान करें। मैं बिहार जाऊंगा, लेकिन दिवाली और छठ के बाद। आइए, आपको बिहार में बढ़िया चंपारण मटन खिलाया जाएगा। हाँ, नहीं, मैंने पिछले बार भी चंपारण मटन खाया था बिहार में। ताश करके होता है कार्यक्रम। ताश, हाँ, अच्छा, वो इस बार आजमाइएगा, आप भूल जाइएगा चंपारण मटन क्या होता है। चंपारण के बकरों की घबराहट बढ़ गई। असल जो खासियत है वो चंपारण के बकरों की ही है। रसगुल्ले जितने अच्छे मैंने बंगाल के बाहर खाए हैं, दरअसल थोड़ा सा ही विवादित हो जाएगी बात। विद ड्यू अपॉलॉजीज सर, मैं बंगाल का जमाई हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। बंगाल की मिठाई का कंपैरिजन कहीं नहीं है। वाह जमाई, वाह। नहीं, अलग। अगर आपको पता चले कि आप 243 ये एक नंबर है अंक गणित का। 243 उन विधायकों की संख्या है जो बिहार की विधानसभा के लिए चुने जाएंगे। 14 नवंबर के दिन नतीजे आएंगे। क्या तेजस्वी यादव पिछली बार फोटो फिनिश में जो कुछ पायदान पीछे रह गए थे, इस बार जीत का सेहरा पहन पाएंगे? क्या वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की राजनीतिक विरासत को उसके अगले पड़ाव पर ले पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेफ्ट के साथ उनका गठजोड़ शाहबाद के इलाके में क्या एनडीए के पेशानी पर और बल ले पाएगा, जहां पर एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था? क्या भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर के टैग से आगे बढ़ पाएगी? नीतीश कुमार मुखौटा हैं या मुख हैं? क्या ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है? उनकी सेहत को लेकर जो चिंताएं चलती हैं और उनकी इर्द गिर्द की कोठरी के राजनीतिक भविष्य का क्या? दीपक कुमार समेत वो तमाम नौकरशाह जो इस सरकार को असल में चलाते हैं, या फिर वो तमाम दावेदार जिनके नाम अशोक चौधरी, संजय झा या विजय सिन्हा हैं, जो इर्द गिर्द रहते हैं, और भाजपा के वो तमाम नेता जिन्हें ये उम्मीद है कि दिल्ली से आशीर्वाद मिलेगा तो नीतीश के वारिस वही हो सकते हैं, कभी सम्राट चौधरी, कभी मंगल पांडे, तो कभी नित्यानंद राय। इन सब से इतर बिहार की जनता है जो ये देख रही है कि कब कौन क्या ऐलान करेगा, और कुछ नेता हैं जो डिप्टी सीएम के लिए खम ठोक रहे हैं, जैसे मुकेश सहनी, जैसे चिराग पासवान। हालांकि खुद उन्होंने अपना दावा नहीं किया है, पर उनके चचा जो उनसे रफा दफा और खफा से रहते हैं, वो जरूर कह रहे हैं कि भाई भतीजा मुख्यमंत्री बने तो बहुत अच्छी बात है। बातें बहुत सारी हैं, इन सब के बीच कोई खाते के 10,000 गिनवा रहा है तो कोई हर घर नौकरी की बात कर रहा है। पर कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए थर्ड एक्ट के लिए एक डिसरप्टर भी है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी बनाई है, गांव-गांव घूम रहे हैं। विपक्षी कहते हैं कि कॉरपोरेट के पैसे की और मैनेजमेंट वालों की गहमा गहमी है। समर्थक कहते हैं कि कोई तो है जो बिहार के कीचड़ में उतरकर इसके वर्तमान और भविष्य की बात कर रहा है। इन्हीं सब बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है। नाम है नेता नगरी, जहां सत्ता के दावेदारों और सत्ताधीशों पर चर्चा होती है, बात होती है राजनीति के गर्भगृह में होने वाली खुसर पुसर पर खुले में विस्तार से। नेता नगरी के इस सत्र में, पहले सत्र में, हम जैसा इंट्रोडक्शन से सूचित किया, हमारे मेहमान हैं इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ भाई। स्वास्थ्य आपका ठीक है सर? बिल्कुल। और आज चमत्कार हुआ कि मैं प्रोग्राम में जब आया 5-10 मिनट पहले तो मैंने देखा सौरभ तो पहुंच ही गए थे। ये पहली बार है इतिहास में नेता नगरी के
कि सौरभ मेरे पहले स्टूडियो में पहुंचे। अच्छी बात है, जमाना बदल रहा है, बिहार बदले ना बदले लेकिन सौरभ द्विवेदी धीरे धीरे बदल रहे हैं। गुड साइन, अच्छा है कि इसी तरह से रहिए, समय पर आते रहिए सौरभ भाई, प्रोग्राम में और तेजी आएगी। आई लव यू टू राजदीप सर। एनीवे, नहीं, मेरी सेहत बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं बिहार जाऊंगा लेकिन दिवाली और छठ के बाद। आइए, आपको बिहार में बढ़िया चंपारण मटन खिलाया जाएगा। हाँ, नहीं, मैंने पिछले बार भी चंपारण मटन खाया था बिहार में। कभी आप भी महाराष्ट्र चलिए, मैं वहां आपको कोल्हापुरी चिकन खिलाऊंगा। जी सर, आप चंपारण जब आप जाइएगा अगली बार जी, तो मटन नहीं, एक अलग आइटम होता है, उसकी चर्चा कम होती है। मटन चंपारण तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। तास करके होता है एक आइटम। तास, हाँ, अच्छा, वो इस बार आजमाइएगा, आप भूल जाइएगा चंपारण मटन क्या होता है। अच्छा, वो भी पंकज भाई चंपारण का ही है। जी 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 जी, ये इसीलिए बताइए मैंने पंकज कहा। जी, वही क्या है? नहीं, पंकज बताइए, तास में होता क्या है? तास मटन से बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। उसमें हल्दी, अदरक, मिर्चा ये सब डाल के ना, हाँ, और तवे पे उसको 1 घंटे पकाया जाता है बिना पानी उनी डाले हुए, बिल्कुल। अच्छा। मतलब फ्राइड टाइप का होता है। और फिर अच्छा। उसको जिसको लैया चना या मूढ़ी बोलते हैं बंगाल में, अब बंगाल वाला हाँ, से कनेक्ट कर मूढ़ी पाएंगे, तो मैं जानता तो हूँ। मूढ़ी के साथ उसको मटन को खाया जाता है। अच्छा, क्योंकि जो बंगाल में होता है वो मांगशो, जो कोशा मांगशो जो होता है, उसी तरह से है, क्योंकि वो भी ड्राई है। नहीं, उससे अलग है, उससे अलग है। हाँ, क्योंकि बंगाली अपने आप को कोशा मांशो में दही को थोड़ा सा यूज बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल, मैरिनेट बिल्कुल। करने के हाँ, लिए। इसमें बिल्कुल, दही इस्तेमाल इसमें नहीं दही होता। कुछ नहीं, सारिंग सिर्फ- एजेंट नहीं है इसमें। हाँ, वो अच्छा। नहीं, सिर्फ अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, दैट्स ऑल। मैं बिहार में मैंने दरभंगा में मछली बड़ी अच्छी खाई थी कई सरसों साल वाली। पहले। हाँ, बहुत ही अच्छी, वेरी नाइस। अब बंगाल के लोग कहेंगे कि मछली का कंपैरिजन अब आप बंगाल और बिहार में मत कीजिए, लेकिन आपकी मछली बड़ी अच्छी थी दरभंगा में। और मटन चंपारण में खाया था, लेकिन वो कई साल हो गए, तो एक बार फिर चलेंगे। लेकिन अब सेहत धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो इतना आसान नहीं पहले की तरह यहाँ वहाँ घूमना। मैं सौरभ की तरह नौजवान नहीं हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे चलूंगा इस बार बिहार में। जी, और मैं दर्शकों के सामने भी कह रहा हूं कि लेट्स डू अ ट्रिप टुगेदर। हाँ, ये करना है। Let's मैं explore आपको बिहार डेट्स together। दूंगा अगले हफ्ते, और 28 के बाद आप मुझे बताइए, साथ में चलेंगे। इट विल बी वेरी गुड। कुछ अलग सा करते हैं, बिल्कुल उसमें कुछ नयापन लाते हैं। जी। आप देख रहे हैं गाइस छुपे हुए फूड ब्लॉगर्स को। अभी अभी जो स्क्रीन पर नमूदार हुए वो पंकज झा हैं। जमाने की नजर में ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर है, लेकिन हम सब एकदम छुपे हुए भोजन प्रेमी हैं जो जब तक सामने आ जाते हैं। उधर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई किताबों के लेखक हैं, लेकिन वो भी छुपे हुए और प्रकट भोजन प्रेमी हैं। संतोष सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ। एकदम ताश पे जैसे सबने अपने अपने ताश फेंके ना। और है हमारे साथ, अभी मिथिला का जिक्र हो रहा है, इंडिया टुडे के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट पुष्यमित्र जी। नमस्ते, प्रणाम पुष्यमित्र जी। जी प्रणाम। आप भी कुछ बता ही दीजिए फूड ब्लॉग पे। मतलब चंपारण का ही ताश भी है, और चंपारण में नई डिश आजकल लोग बना रहे हैं, वो है पानी से मटन बनाते हैं। उसमें तेल मसाला वगैरह बहुत कम डाला जाता है, पानी में पकाया जाता है। वो एक नई रेसिपी आजकल चंपारण में बहुत चल रही है। चंपारण के बकरों की घबराहट बढ़ गई है, नई नई डिशेस तलाशी जा रही हैं। नए नए बकरे कहाँ से आएंगे? असल जो खासियत है वो चंपारण के बकरों की ही है। जो वहाँ के जानकार, खासतौर पर पत्रकार बहुत सीनियर है अरविंद मोहन जी, बताते हैं कि चंपारण के बकरे ही अच्छे हैं। ऐसे बकरे जो हरी घास और उस इलाके के इसको खा के बहुत मुलायम उनका मांस होता है, वो बकरे फिर हरियाणा और पंजाब में नहीं मिलते। शिव 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 शिव। ये देखिए, ये देश की खासियत है। ये शिव शिव बोलने से नहीं होगा। देश की खासियत है कि देश में कई अन्य प्रकार के आपको खाने पदार्थ मिलते हैं। इन्होंने अभय मोहन जी की बात की, अरविंद मोहन जी की बात की। मुझे लगता है मैं उनसे कई साल पहले ही मिला हूं, और मैं चाहता हूं कि जो किसी भी राज्य में जाए, उस राज्य का स्वाद तो आपको दर्शकों के सामने लाना चाहिए। लल्लन टॉप ने भी लाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्वाद होते हैं। मटन अलग अलग का बनता है, वेजिटेरियन अलग अलग का बनता है। आप शुद्ध शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें?
ये देश है, विविधता का देश है। किसने कहा कि प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने, जैसे उन्होंने, अरे मैंने ही पूरी चर्चा प्रतिपादित की। अच्छा, मैं ही कुरेद के पूछ रहा हूँ। जी जी जी, जी। आप ऐसे लेके आते हैं तेल पानी। आज मैं जाऊंगा और सौरभ को 4 चाबुक मारने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भीष्म पितामह की गोद में ही अच्छे लगते हैं कौरव पांडव, और कतई उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनको कौरवों पांडवों को ऐसे उठाना पड़े शव की तरह। नहीं, तो हमको शिशुओं की तरह खेलने दीजिए, विनोद करने दीजिए। नहीं, ऐसा है। नेता नगरी के कई जो दर्शक प्रोग्राम देखते हैं वो कहते हैं सौरभ आपकी हमेशा खिंचाई क्यों करते हैं, तो मैंने सोचा आज फ्रंट फुट पे ही शुरू से ही कर दे। देखिए, कोई बच्चा अपने दादा की दाढ़ी खींचे तो उसमें अवमानना नहीं होती है, दादा का सुख होता है। अच्छा, चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम। दादा की बात हुई तो हमारे 5वें मेहमान हैं सी वोटर के संस्थापक और हमारे विद्यालय के रिश्ते से बड़े भाई, जिनको हम दादा बोलते हैं, ऐसे यशवंत दादा, यशवंत देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। और जहां तक मछली की बात है, मिथिला में तो मछली को मांसाहार माना ही नहीं जाता। ये तो घोर अपमान है मिथिला का ये बोलना कि मच्छी को कोई मांसाहार में गिने। और मछली की बात राजदीप ने की तो एक बात मैं भी बता दूं, एक प्रश्न चिन्ह आप बंगाल के रसगुल्ले पे भी लगा सकते हैं अगर किसी ने मिथिला जाके वहां के रसगुल्ले नहीं खाए हैं। थोड़ा सा मामला विवादित जरूर हो जाता है, लेकिन रसगुल्लों के ऊपर काफी ज्यादा विवाद अलग अलग चलता है। वैसे भी एक बनारसी के लिए आप बोलेंगे कि मिठाई की कहीं और तारीफ करें तो मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये बात सही है कि रसगुल्ले जितने अच्छे मैंने बंगाल के बाहर खाए हैं, दरअसल थोड़ा सा ही विवादित हो जाएगी बात अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं। क्या ही दीजिए, अब क्या विवाद से क्या डरना? नेता नगरी नहीं डरना, विवाद से नहीं डरना। उड़ीसा में रसगुल्ले डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छे खाए। मैंने रसगुल्ले एक्चुअली में झारखंड में बहुत अच्छे खाए, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से अच्छे लगे। और जिसे बंगाली मिठाई कहा जाता है सौरभ, मेरे ख्याल से शायद बंगाली मिठाई शायद अब बंगाल के बाहर और ज्यादा अच्छी बनने लगी। सॉरी, यू कैन नॉट कंपेयर। विद ड्यू अपॉलॉजीज सर, मैं बंगाल का जमाई हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बंगाल में जो मिठाई बनती है, बंगाल में जो मिठाई, सॉरी अरे पिंडो काटो भाई। सर, उड़ीसा हो कहीं भी हो, बंगाल की मिठाई का कंपैरिजन कहीं नहीं है। नहीं, अलग लेवल पर है उनकी मिठाई, अलग लेवल पर है। देखिए, वो भी तो यही कह रहे हैं कि बंगाली मिठाई बंगाल के, अच्छा, बंगाली मिठाई बंगाल के बाद, ठीक है। चलिए, मुझे अभी भी याद है, मैं मुंबई में जब स्कूल में था, हमारे घर एक व्यक्ति आते थे हर रविवार, वो चमचम लाते थे और बड़ी बंगाली मिठाई पूरे हमारे बिल्डिंग में, हमारी सोसाइटी में सब उनसे खाते थे। तो बंगाली मिठाई मशहूर है। अगर आप आज मुझे कह रहे हैं कि बंगाल की मिठाई बंगाल के बाहर बंगाल से अच्छी मिलती है, तो चलिए, मैं नहीं मानता, लेकिन गुड लक। आप कलकत्ता मत जाइए अब यशवंत जी, आप फंस जाएंगे कहीं। देखिए, मैंने इस बहस मैंने बोला बंगाल की मिठाई अब बंगाल के बाहर शायद ज्यादा अच्छी बनने लगी। मैंने पंकज जी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? दूसरी चीज ये कि बंगाल के जमाई है, चूंकि आप ये बात अब आप स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको इस बहस से अलग कर दिया। अब आप मुझे बोलेंगे कि गुजरात के बाहर ढोकला अच्छा मिलता है तो मैं मान के दूंगा, आगे मान के नहीं दूंगा। वही नियम मेरे ऊपर लागू होता है जो राजदीप आपके ऊपर लागू होता है। चलिए, यस यशवंत जी जो एक बात छोड़ गए आधे पर कि मिथिलांचल में मछली को वेजिटेरियन ही कहते हैं, तो आगे ये बात है कि उसको कहते हैं जल परोर। अब परोर हो गया परवल, जो परवल हम खाते हैं, तो कहते हैं मछली जो है ना जल में पैदा होने वाली परवल है। तो मिथिलांचल में जहां भी जाइए मछली नहीं, कई बार अगर आप जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे जल परोर खाइएगा। जल तरोई भी कहते हैं। हाँ, जल परोर भी कहते हैं। जी, जल परोर, जल तरोई दोनों चीजें बोली जाती हैं। और खास तौर पे अगर कोई अगर मतलब जातिगत तरीके से कोई बात करने पे पाबंदी वैसी ना हो, तो ब्राह्मण भोज में बिना मछली खिलाए ब्राह्मण को जो है वो माना नहीं जाता पूरे मिथिला में कि कोई प्रॉपर तरीके से ब्राह्मण का किसी के सत्कार किया गया। पर यशवंत जी, कटक में बारावती स्टेडियम के बाहर जो रसगुल्ला मिलता है उसका कोई जवाब नहीं है। अरे बिल्कुल आपसे मैं 200% सहमत हूँ। देखिए, वो और दही बड़ा डेडली कॉम्बो है। राजीव सर, आप चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। विवाद अलग भी है पंकज, विवाद ये भी है कि भाई रसगुल्ला एक्चुअली बंगाली है कि उड़िया है, इसके ऊपर अच्छा खासा विवाद है। अब अपने चूंकि बैटिंग करने वाला उड़ीसा से कोई है नहीं, हम साथ रहेंगे। कोई कंपैरिजन नहीं। मैंने उड़ीसा जो कटक का भी रसगुल्ला खाया, नो कंपैरिजन विद
गुड ओल्ड सीआर दास इन कोलकाता, असली जगह चल के असली रसगुल्ला खाना चाहिए। ये सब बाकी जो है, और गुड लक टू ओडिशा, उन्होंने बंगाल के साथ रसगुल्ला को लेकर विवाद भी हुआ है। ओडिशा में मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर अ बंगाली रसगुल्ला नाउ विद एन ओडिशा रसगुल्ला या बिहार के रसगुल्ले। बंगाल इज बंगाल व्हेन इट कम्स टू रसगुल्ले। बाकी चीजों में बंगाल भले ही पीछे रह गया है, रसगुल्ला में अभी भी आगे। किसमें पीछे रह गया बंगाल राजदीप जी? कई चीजों में, जैसे आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह से बंगाल फेसेस अ सीरियस क्राइसिस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है दुविधा है। और ये केवल बंगाली नहीं, पूरा जो पूर्वोत्तर है, ये उनके जो राज्य है, वहां एक सबसे बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है। हमने हमेशा बीमारू राज्यों के बारे में बात की, जिसमें बिहार भी जुड़ता है, लेकिन हमने उसी तरह से मुझे लगता है बंगाल और अन्य राज्य जो हैं, उनकी जो समस्या जो ईस्टर्न इंडिया की है, कि एक जमाने में ये तो ड्राइविंग फोर्स थे, इंक्लूडिंग बिहार, ऑफ द नेशंस इकोनॉमी, वो तो बिल्कुल पीछे रह गए हैं। पहले लेफ्ट रिजीम के दौरान, फिर टीएमसी के दौरान। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। जो राजदीप कह रहे हैं, अभी मैंने लेटेस्ट जो जीडीपी के आंकड़े देखे अलग अलग जगहों के, बीमारू राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी बीमारी राज्यों की पर कैपिटा इनकम आज की तारीख में बंगाल से ज्यादा हो चुकी है। ये अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं। यानी उड़ीसा तो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां तक कि उत्तराखंड और हिमाचल तक वो बंगाल से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। चलिए, आपने फूड ब्लॉगर्स को सुना, अब राजनीतिक टिप्पणीकारों को सुनते हैं। सबसे पहले मैं रुख कर रहा हूं यशवंत देशमुख जी का, सी वोटर के नए डेटा के साथ। ये डेटा ये पूछता है, आपको पिछले अंक में भी हमने नेताओं की व्यक्तिगत लोकप्रियता के बारे में बताया था। इस बार सवाल पूछा गया, विच पॉलिटिकल अलायंस इन बिहार डू यू बिलीव इज फेसिंग द मैक्सिमम डिफिकल्टी इन फाइनलाइजिंग सीट एलोकेशंस अमंग इट्स पार्टनर्स। इसके आंकड़े आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यशवंत जी, जरा इस पे और अगर आप प्रकाश डालें तो। बिल्कुल, इस समय सबसे ज्यादा जनता का मानना है कि सीट एलोकेशन यानी सीटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा सिरदर्द जो है वो दरअसल एनडीए गठबंधन के अंदर से प्रबल हो रही है। समहाउ उनको लगता है, जनता को, कि महागठबंधन के अंदर ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही राजदीप बात कर रहे थे कि शायद कांग्रेस 55 या 56 पे लाके अटकेगा। इसका मतलब 15 सीट कांग्रेस से तो तेजस्वी यादव खींचने में कामयाब हो गए हैं। सबसे कमजोर कड़ी पिछले चुनाव में दरअसल महागठबंधन की कांग्रेस ही साबित हुई थी। अगर वो अपने नंबर कम ले आते हैं तो शायद माले और बाकी लोगों के लिए वीआईपी भी उनके खाते में अब जुड़ गया है, उनके लिए सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक कम से कम जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चिराग पासवान वाले मसले पे हमारे पास में कोई अभी सुलझी हुई जानकारी आई नहीं है कि आखिर मांझी जी अपनी कविताएं अलग से कल से ट्वीट कर रहे हैं, तो बहुत क्लियरली कोई बहुत आसान बंटवारा हो गया हो ऐसा लगता नहीं है। जेडीयू का अभी भी मानना ऐसा है कि वो एक आध सीट ज्यादा लड़े तो बेहतर होगा। बीजेपी चाहती है वो ज्यादा लड़े, अंत में शायद बराबरी की सीट लड़े। राजदीप ज्यादा बेहतर इसको बता पाएंगे। लेकिन जब मैं पटना गया था, इधर पिछले 2 महीने में 3 चक्कर मेरे भी लग गए, और सौरभ सब चीजों को देखकर ये लगा कि शायद जेडीयू में आज की तारीख में जेडीयू के खुद के हित के लिए सोचने वाला कोई नहीं बचा है। और ये बहुत विचित्र स्थिति मुझे लगी, क्योंकि जिनसे भी सब लोगों से बात हुई ऐसा लगा कि नीतीश जी स्वयं बहुत ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य नहीं होने के कारण बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा इंजीनियर नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। और जेडीयू की जो टॉप लीडरशिप है टोटल, उसको कोई जेडीयू के हित में बात कर रहा हो या बहुत एग्रेसिवली कोई उसके लिए रुख इख्तियार कर रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, इसी विषय पे अब ठहर के बात करते हैं। सबसे पहले मैं पुष्पमित्र जी आपके पास आ रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड लीडरशिप किसके पास है? टिकट बंटवारे में किसकी चल रही है और संकट क्या है? जरा जेडीयू पे ठहर के बात करते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा हर तरफ दिख रहा है, लेकिन उसके आगे क्या? जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू में अभी निश्चित तौर पर लगता है कि नीतीश कुमार थोड़े एक्टिव कम है। उन्होंने विजय चौधरी और संजय झा और ललन सिंह और अशोक चौधरी को टिकट वितरण की जिम्मेदारी दी है। खासतौर पर विजय चौधरी ज्यादा टिकट के मामले में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है जिनके पास भी नीतीश के पास जो भी मिलने आते हैं, जो भी मैसेज आता है, वो कहते हैं विजय चौधरी से मिल ले।
तो वो ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी 3 लोग भी एक्टिव हैं। और नीतीश ऐसा जो कहा जाता है कि बीमार है, लेकिन नीतीश ने जो पिछले 10 महीनों में मेहनत की है वो भी ध्यान रखने योग्य है। पिछले 10 महीनों में नीतीश ने लगभग 2 बार पूरे बिहार का चक्कर लगाया है। एक बार उन्होंने प्रगति यात्रा की और उस पर वादे किए, 50,000 करोड़ का बजट बना और फिर सबका उद्घाटन, शिलान्यास, ये काम उन्होंने किया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पिछले 10 महीनों में उन्होंने कई फ्रीबीज की बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जो वो अमूमन करते नहीं है। वो घोषणाएं की और लगातार यात्रा में रहे हैं पिछले 10 महीने में, खासतौर पर पिछले 2-3 महीने में वो लगातार यात्राओं में रहे हैं। और जिस दिन आचार संहिता लगनी थी उस दिन अकेले उन्होंने आचार संहिता लगने से पहले 6 कार्यक्रम किए पटना और मुजफ्फरपुर में, और जगह जगह उद्घाटन और शिलान्यास किए। और आचार संहिता लगने के बाद 7वां आयोजन उनका ये था, एनडीए की बैठक में हो गए। एक दिन में वो 7 जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति जो मुझे समझ में आ रही है, उन्होंने इस बार 2 चीजों पर दांव लगाया है, एक मोदी और दूसरा पैसा। उन्होंने पूरी तरह से ये मैसेज देना शुरू कर दिया है कि वो मोदी के समर्थक हैं। वो शुरुआत से ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, 1-2 बार जो मैं राजद के साथ चला गया, अब मैं इनके साथ जो आ गया हूँ कहीं नहीं जाऊंगा। और कई बार मंच पर मोदी को हाथ जोड़ते हुए, उनके साथ विनम्र व्यवहार करते हुए दिखते हैं, भले उनको कहा जाए कि वो बीमार है या कुछ और है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज देना शुरू कर दिया है कि वो मोदी के समर्थन में आ गए हैं, अब बिल्कुल धोखा नहीं देंगे, ताकि जो भाजपा का वोटर है बहुत आसानी से जदयू को ट्रांसफर हो जाए। तो ये एक रणनीति लगती है। दूसरा, केंद्र से सहयोग लेके उन्होंने बहुत सारा पैसा बिहार के लिए मंगवाया है, कुछ कर्ज भी लिया है, और इस तरह से कुल मिलाकर पिछले 10 महीनों में 80 से 90 हजार करोड़ का बिहार में खर्च हुआ है। कई बड़ी परियोजनाओं को उन्होंने लागू किया है। तो उस पर फ्रीबीज पर वो दाव लगा रहे हैं, मोदी पर दाव लगा रहे हैं और परियोजनाओं पर दाव लगा रहे हैं। और तीसरी बात जो हम सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि कितने भी जदयू की टीम कितनी भी कमजोर दिखे, लेकिन आप देखिएगा आखिर में जब सीटों का फैसला होगा तो जदयू 1 सीट ज्यादा लेगी, और 1 सीट ज्यादा लेगी। और जो 43 सीटें पिछले चुनाव में उनको मिली थी, उनका टैली अगर एनडीए जीतता है तो ये 43 वाला टैली ऊपर जाएगा। तो बहुत स्मार्टली, बीमार होने के बावजूद जदयू बहुत स्मार्टली काम कर रही है, ऐसा लगता है मुझे। भले उसमें बाहर से देखे कि नीतीश पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है, जो सब कुछ तय कर रहे हैं इनके 4 लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये पक्ष भी एक अलग है। पुष्पमित्र जी, इस बात को लेकर भी कोई जानकारी है कि किन सीटों पे गरारी अटकी हुई है बीजेपी के साथ, या सब कुछ हंकी डोरी है, स्मूथ है? और अगर ये जो 4 लोग बताए जा रहे हैं इनके बीच गतिरोध हो तो कौन सुलझाएगा? इनके बीच तो हाँ, जो सीटों का मसला है, सीटों का मतलब मुझे लगता है कि जदयू ने ये साफ मैसेज दे दिया है बीजेपी को कि जो गठबंधन के दूसरे सहयोगी हैं, चाहे चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तय करना बीजेपी का काम है। अब देखिए कि अगर चिराग बात नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए बीजेपी के नेता परेशान है। जदयू का कोई भी नेता उसके सिरदर्द नहीं ले रहा है, वो आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने मैसेज दे दिया है कि गठबंधन का मसला आपको तय करना है। और एक रोचक चीज ये होती है कि जब भी चिराग कोई बयान देते हैं जो गठबंधन के खिलाफ होता है, तो 5 से 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर जीतन राम मांझी काउंटर में बयान देते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जीतन राम मांझी के पीछे जदयू है, तो वो है। और सीटों का जो पूरा मसला है वो अटका हुआ है। चिराग पासवान के 2 सीटों का, जमुई में 2 सीटों का मसला अटका हुआ है जैसा कहा जा रहा है। और जदयू और बीजेपी में कमोबेश सहमति है, सीटों का मसला नहीं है। मसला यह है कि वो 1 सीट 2 सीट या कुछ भी सीट ज्यादा लेगा, वो बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहता है, और वो शायद मुझे लगता है कि मान लिया गया। अच्छा, पंकज जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो सही है कि ये जो एक बात हो रही थी ना कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के और क्या टिकट बंटवारे में उनका कोई से है कि नहीं है, जो कमरे के अंदर हो रहा है पिछले 5-6 दिनों से आप लगातार देखिए, जिन लोगों को टिकट मिल रहा है, टिकटार्थी हैं या जिनको टिकट मिल गया, फाइनल हो गया, सब लोग कमरे के अंदर जाते हैं। 2 नेता कॉमन रहते हैं, एक विजय चौधरी और दूसरे संजय झा। अब एक टिकट पर उस उम्मीदवार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिंबल लेकर चले गए हैं जिस सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी थी। तो एक बिहार का नक्शा बना हुआ है कि कौन कौन सी विधानसभा सीट कहाँ है, उम्मीदवार वहाँ जाता है, उससे नीतीश कुमार खुद बात करते हैं, उनका परिचय कराया जाता है, वो जानते भी हैं। फिर बिहार के नक्शे देखकर वो 5-7 सवाल भी कर, मतलब नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है और उम्मीदवारों के मतलब कैंडिडेट के सिलेक्शन में उनका कोई से नहीं है, ऐसा नहीं है। वो
पूरा से है, लेकिन हाँ जिस तरीके से ऑप्टिक्स होती है वो ऑप्टिक्स में वो नजर नहीं आते हैं नीतीश कुमार, बस इतना ही फर्क है। संतोष जी, हाउस ऑफ जेडीयू सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है, आप कह सकते हैं। पंकज जी जो बोल रहे हैं मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल भी मीटिंग हुई और कल की मीटिंग में भी नीतीश कुमार उपस्थित थे और हम ये परसीव कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो भाग नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक एक सीट पर वो डिस्कशन उनका हो रहा है। ऑफकोर्स मैं ट्रायो ऑफ विजय चौधरी, नीतीश कुमार, संजय झा और ऑफकोर्स में ललन सिंह को जोड़ सकते हैं। ये चार आदमी, ट्रायो प्लस नीतीश कुमार, ये चार आदमी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कोई किसी को, नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता, ये भी बात मान लीजिए। और ये भी हो सकता है कि दो लोग अलग अलग लिस्ट लेके जा रहे हो, कोई किसी के बारे में बोल रहे हैं, कोई किसी के बारे में बोल रहे हो, लेकिन कहा जा रहा है कि फाइनल कॉल अभी भी नीतीश कुमार ले रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहा है। और दोनों तरफ से ये रस्साकसी चल रही है कि हम कुछ सीट ज्यादा लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली बराबर बराबर भी दोनों तरफ से सीट लड़ेंगे। और 5 से 7 सीट ऐसी हैं जिसमें सहमति दोनों के बीच में है कि हम स्वैप कर लेंगे, कि अब वो कैलकुलेशन देख करके कि जेडीयू ने बढ़िया किया था या फिर बीजेपी ने बढ़िया किया था। एग्जैक्ट हम सीट नहीं बता सकते हैं वो कौन है, जैसे कि बहुत बार बातचीत हुई थी पिछली बार, तो उनके हिस्से में 122 आया था, इस तरह दूसरी तरफ 121 था, जिसमें उन्होंने एक तरफ वीआईपी को, दूसरी तरफ इन्होंने मांझी को दिया था। तो मुझे लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में रार नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा अपर हैंड के लिए बीजेपी चाहती है मेरा अपर हैंड हो लड़ने के लिए, और जेडीयू चाह रही है कि मेरा अपर हैंड हो, लेकिन इवेंचुअली वो बराबर बराबर पर मुझे लगता है कि बात छूटेगी। जहां बात अटकी हुई है वो अटकी हुई है चिराग और मांझी के एनडीए में, और कुशवाहा कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुशवाहा मुझे लगता है कि 7-8 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलेगी और उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा नहीं है। हो सकता है एमएलसी, उनका राज्यसभा भी अप्रैल में खत्म हो रहा है, उसका एक्सटेंशन दिया जाएगा, वो भी एक उनके लिए कंसर्न है, वो ज्यादा नहीं करेंगे। मांझी और चिराग ने तो यहां तक कहा है कि भाई जो हमारी 30, मान के चलिए कि अगर 5 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मतलब 30 से ऊपर आती है। उन्होंने 35 की लिस्ट, 40 मांग रहे थे, 35 की लिस्ट उन्होंने दी है। और एक द राइडर की हमारी 5 जो लोकसभा हमने जीती है, वो समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर, ये सब मिलाकर, वैशाली मिलाकर के, खगड़िया मिलाकर के, जिसमें 2-2 सीट, इसकी जो असेंबली है वो कम से कम हमको मिले। कुछ ऐसी सीटें हैं वो अपने, जैसे गोविंदगंज बीजेपी जीती है तो वो राजू तिवारी के लिए चाह रहे हैं। जैसे ब्रह्मपुर की सीट आरजेडी जीती हुई बीजेपी दावा कर रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हुलास पांडे को हमको लड़ाना है। जो कुछ इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स है उसके लिए, हर एक लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी उसके लिए। तो एनडीए में गाड़ी थोड़ी सी चिराग के कारण से कल थोड़ा स्केल डाउन हुआ। शाम को एक इंपॉर्टेंट नेता से मेरी बातचीत हुई, बोला कि जो मीडिया में खबरें आ रही है कि वो एकदम बंकम है, वो सही नहीं है कि हमको 26 ऑफर किया जा रहा है, हमने 35 मांगा था। 35 की लिस्ट है, वो मोर और लेस वो लिस्ट मेरे पास की पहुंची है, लिखित नहीं, रिटन वर्बली मुझे लोगों ने बताया कि 35 दिया गया है। तो 25-26 के नंबर पर बात होगी, लेकिन वो विनेबल सीट चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई भी सीट देकर के मेरा 26 नंबर पूरा कर दिए। और एक इंटरेस्टिंगली, वो मटिहानी जो लास्ट बार जीते थे वो बेगूसराय का सीट, जो कि बाद में इनके एमएलए राजकुमार सिंह चले गए जेडीयू में, वो उनका लॉजिक है कि हमको दीजिए, हमने एकमात्र ये सीट जीती थी, ये हमें चाहिए। मुझे नहीं लगता है जेडीयू कंसीड करेगी, क्योंकि बातचीत इनकी बीजेपी से हो रही है। तो ये अभी मुझे लगता है 5 सीटों के लेकर के थोड़े से नंबर, 5 सीटों के लिए इन दोनों के बीच में थोड़ी सी रात चल रही है। जी सर, मैं एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सब कह रहे हैं कि नीतीश जी की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर सेहत ठीक ठाक है तो ये बताइए संतोष जी, पंकज जी, विश्वमित्र जी, कि क्या कारण है कि इतने दिनों में एक भी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश जी ने नहीं दी है, एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। अगर व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो देते थे, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से नहीं कर रहे हैं। और मैं उनके एक नजदीकी को जानता हूं महाराष्ट्र से, उनका कहना आपके बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, उनको एक तरह से आगे किया जा रहा है, लेकिन चाबी पीछे से लल्लन सिंह हो या विजय चौधरी हो
या संजय झा चला रही है। इस कितनी सही बात है कि केवल प्रोजेक्शन किया जा रहा है इसकी सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, साल 2020 में इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, तब नीतीश जी ने इंटरव्यू दिया था। और ये कोई पैमाना नहीं होना चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो आपकी सेहत ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो मंच पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, इस उम्र में सेहत किसी की गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे ना अभी, वो था कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के। तो कैंडिडेट सिलेक्शन में जो मुझे जानकारी मिली है कि कैंडिडेट सिलेक्शन फाइनली जो है वो नीतीश कुमार ही तय कर रहे हैं। उनके जो लोग हैं, टीम जो है, वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, सो वो सब अपनी बात रखते हैं, लेकिन फाइनली से होता है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार सबको जान रहे, पहचान रहे, उससे संबंधित सवाल भी पूछना है। मुझे एक चीज बताएगा, पहला वाला बताएंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ, संतोष भाई बताएंगे कि मंच पर गए, वो उम्मीदवार उनको दिखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा पिछली बार तो तुम हार गए थे, वहीं मंच से ही उन्होंने उसको टिकट देने की घोषणा कर दी। तो वो है, मतलब ऐसा नहीं है। सेहत को लेकर के मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूँ जी। समस्या ये आएगी कि जितनी बड़ी तादाद में नॉन परफॉर्मिंग नकारा एमएलए एनडीए के खाते में भरे हुए हैं, जिसमें से बहुतायत में आइडियली टिकट काटे जाने चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास पे खासतौर पे कोई बहाना सा नहीं बज रहा है, क्योंकि उसमें 70 की उम्र वाले लोग नहीं हैं, कोई वैसे नहीं है, कास्ट अरिथमेटिक बहुत ठीक हो रखा है। और सबसे ज्यादा डर कि अगर टिकट काटा तो बंदा उठ करके रेबल खड़ा हो जाएगा, सामने चला जाएगा और नुकसान हो जाएगा। ये एक दिक्कत जो है, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि एक होने वाली है। शायद जेडीयू को ज्यादा आसानी हो, क्योंकि उनके पास में ऐसे संख्या में एमएलए ज्यादा हैं जो उम्र दराज हो गए हैं, या उनके खानदान में और लोग शायद लौटना चाहते हो। तो आप लोग इस समस्या को कैसे देखते हैं कि ये लोग कैसे पार पा पाएंगे? क्योंकि एक बात तय है, बिना टिकट काटे हुए हमने यूपी के लोकसभा चुनाव में देख लिया, टिकट नहीं काट पाए तो मामला क्रैशलैंड हो गया। तो इसलिए टिकट काटना, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, इनके खाते में नॉन परफॉर्मिंग एमएलए के टिकट काटना ये कितना बड़ा सिरदर्द होने वाला है। ये फील्ड में जितने भी लोग हैं सभी से मैं जानने की इच्छा रखता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव जब हम लोग देखते हैं तो उस चुनाव में भी टिकट नहीं काटे गए थे। खासतौर पर जेडीयू ने तो सारे पुराने बुजुर्ग नेताओं को ही टिकट दिया, और बीजेपी ने भी ज्यादा टिकट नहीं काटे। गिरिराज सिंह के खिलाफ इनकम्बेंसी थी, तब भी उनको टिकट दिया गया। एक अश्विनी चौबे का टिकट जरूर कटा, लेकिन ज्यादातर टिकट नहीं कटे। उसके बावजूद एक जीत जो मिली एनडीए को, तो बिहार में लगता है उन लोगों की टिकट ना काटने पर भी वो जीत सकते हैं। अभी एक टैक्टिस ये सभी पार्टियों ने अपनाई है कि बहुत डिले कर रहे हैं टिकट बांटने में, जानबूझकर सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे में इतना डिले करते हैं कि कोई रिवोल्ट ना हो, और जिसको मिले फिर मजबूरन उसी के साथ रहना पड़े, उसी का प्रचार करना पड़े। अब चुनाव लगभग नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, अभी तक न गठबंधन तय हुआ है, न टिकट का बंटवारा तय हुआ है। तो एक डिले टैक्टिस भी सभी पार्टियां कर रही हैं एक साथ, कि उस मतलब जो विद्रोह होता है उससे बचा जा सके। तो पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने टिकट न काट, हाँ तो जदयू तुम टिकट बिल्कुल नहीं काटती है। पिछले चुनाव में बहुत पुराने नेताओं को उन्होंने दोबारा टिकट दिया और वो सब जीत के भी आए। जेडीयू तो 43 सीट जीती थी लास्ट बार। अब इतने नंबर्स पे उनके लोग हारे थे, तो उनके लिए इनकम्बेंसी कहाँ है? तो जेडीयू को तो बहुत ज्यादा चेंज करने की कोई बात नहीं है। बीजेपी ने 74 सीट जीते थे, तो बीजेपी में कुछ, जहां तक मेरी जानकारी है, 20% करीब तकरीबन वोट चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं वो रिपीट नहीं होंगे, कुछ लोगों के उसमें निश्चित रूप से ड्रॉप होगा। और उसके बाद जो हारे लोग हैं उसमें देख रहा है जिसका कि मार्जिन क्या है उस हिसाब से दिया जाएगा। और एक राजदीप सर जो बोल रहे थे स्वास्थ्य के बारे में आपने जितनी बातें कही, मैं उस चीज से सहमत हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं गया, अखबार का लॉन्च था, नहीं पहचाने, और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। कन्हैया बेलारी सर जो इतने सीनियर आदमी हैं और लगभग 30-40 साल से उनको कवर किया, उनको भी नहीं पहचाना, वो ठीक है। लेकिन जब सीट्स का अंदर में ये डिस्कशन होता है, उनको पूरी तरह प्रिपेयर किया जाता है, एक एक बैकग्राउंडर दिया जाता है, उनको याद करवाया जाता है। और विजय कुमार चौधरी की तो परमानेंट पोस्टिंग है उनके पास, वो बताने के लिए तो वहां रहते हैं। वहां उस हिसाब से इलेक्टोरली और पॉलिटिकली अभी भी पूरी तरह से आप उनको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, उस तरह से हेड नहीं है कि उस तरह से रीजन कर पाए। हो सकता है कुड बी कन्विंस्ड अदरवाइज, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इज नॉट टेकिंग पार्ट। में सिर्फ कल की बात बोल रहा हूँ, इवन आई वाज सरप्राइज, ही वाज टेकिंग कॉल, ही वाज डिस्कशन और सेइंग कि नहीं आप ये कह रहे हैं कि नहीं इनको मिलना चाहिए। तो ही इज स्टिल मेकिंग पॉइंट। तो पूरी तरह से ये करना ये सही नहीं होगा। और उसका क्या क्राइटेरिया है, उनको सारे नंबर दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं,
जो मिलने आते हैं तो उनके बारे में बताया जाता है कि ये मिलने आ रहे हैं। ऑफकोर्स देयर इज प्रॉब्लम, उनको याद करवाया जाता है, चीजों को याद करवाया जाता है, बताया जाता है, कंस्टिट्यूएंसी का प्रोफाइल बताया जाता है, क्या जीता, सब निश्चित रूप से एक्सपर्ट में भूल जाते हैं, सेलेक्टिव मेमोरी है, ये बात निश्चित रूप से सही है, लेकिन ही इज स्टिल टेकिंग पार्ट इन की डिसीजन में, ये बोल रहा हूं। हमने जेडीयू के खेमे की बात की, अब जरा इनके सहयोगियों की तरफ चलते हैं, बीजेपी और एलजेपी और हम पार्टी। जीतन राम मांझी कविताओं कहानियों के सहारे अपनी बात कहना चाह रहे हैं, चिराग पासवान अड़े हुए हैं। किस बात पे अड़े हैं पंकज जी, बताइए जरा। जो अड़े हुए हैं इसकी कहानी तो वो गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी पे चल रही है। उनको कितनी सीटें चाहिए और कभी 243 सीटों पर अकेले लड़ लेंगे, कभी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर लड़ लेंगे, ये कभी अरुण भारती की तरफ से, कभी किसी के हवाले से कहा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बीजेपी की तरफ से शुरुआती थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, जो मुझे पता चला। आप अगर देखिए पिछले बीते 2 दिनों में जब चिराग पासवान पटना में थे तब उनसे मिलने के लिए लोग गए थे, फिर यहाँ आए तो मंगल पांडे जो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मिलने गए। उससे पहले आपको याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे बात करना चाह रहे थे जब वो पटना के पिछले दौरे पर थे, बातचीत नहीं हो पाई, मंगल पांडे मिले, विनोद तावड़े भी उनसे मिले। अब आप देख रहे होंगे कि कल क्या हुआ था कि नित्यानंद राय उनसे पहले मिलने गए तो उनकी मां को प्रणाम करके चले और मीडिया में खबर आई कि चिराग पासवान घर उनके आने से पहले निकल लिए। नहीं, वो उनकी मां से ही मिलना चाहते थे। फिर उसके बाद दोपहर बाद भी नित्यानंद राय वहाँ मिले, फिर शाम में भी मिले। तो जो चिराग पासवान कह रहे थे कि मेरे पास मंत्री की भी जिम्मेदारी है और तब तक मैं वो भी निभाऊंगा, लोगों ने इसको समझा कि मंत्री पद छोड़ने वाले, इस तरह की बात थी। हुआ ये मिसहैंडलिंग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हर नेता का एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन होता है। कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा उसका सहज भाव होता है तो वो बात कर लेता है। शुरुआत से अगर नित्यानंद राय को लगाया गया होता, जो ऐसा नहीं हुआ, जब नित्यानंद राय को लगाया गया, जब क्राइसिस बढ़ गई तो उन्होंने चीज़ों को संभाला है और अब गाड़ी ट्रैक पर है। सीटों की संख्या से ज़्यादा कौन सी सीट चाहिए, जैसा संतोष जी कह रहे थे कि पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज हो गई, बक्सर की बरहमपुर सीट हो गई, इसी तरीके से वैशाली में लालगंज सीट से वो रामा सिंह को लड़ना चाहते हैं। कुछ सीटें जो है उसको लेकर के वो बात अड़ी हुई थी, लेकिन नित्यानंद राय आने के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई हैं। और ये जो कहा जाता है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों के 36 के रिश्ते हैं, जैसे ही चिराग पासवान की तरफ से कुछ कहा जाता है तो जीतन राम मांझी की तरफ से बात आ जाती है। इससे पहले ये खबर आई कि 7 सीटों का ऑफर दिया गया और जीतन राम मांझी मान गए। उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया कि हम के साथ एनडीए तैयार है। जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, अब वो कहने लगे कि भाई 15 सीट चाहिए मुझे और मुझे 8 विधायक जिताने हैं, 6% वोट शेयर चाहिए, पार्टी को मान्यता नहीं मिलती तो मैं बहुत दुखी होता हूं। अब यहाँ भी नित्यानंद राय एक बड़े फैक्टर है। नित्यानंद राय चिराग पासवान अच्छे दोस्त हैं और आपको पता होगा कि जब 12 जनपद से हटाया गया था, घर खाली कराया गया था, तब सामान भी नित्यानंद राय के यहाँ लाया गया था। और ये जो जीतन राम मांझी आए हैं एनडीए फोल्ड में, उसमें भी नित्यानंद राय की एक वजह है, तो वो इस दोनों में भी एक बड़े कनेक्शन साबित हो सकते हैं। इन सबसे इतर बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, साथ में CR पाटिल हैं, केशव मौर्य हैं। ये दिल्ली से रवाना की गई कुमुख है। वहाँ पर सम्राट चौधरी हैं, लेकिन सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पे जनसुराज ने इतने हमले कर दिए हैं भ्रष्टाचार के, कुछ फर्क पड़ रहा है उनकी कुछ पार्टी में पोजीशन पे? केशव मौर्य तो अभी रूस में, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, CR पाटिल 13 तारीख से पहले बिहार नहीं जा रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। तो धर्मेंद्र प्रधान अभी लीड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार के चौक चौराहों पर तो सम्राट चौधरी पर जो प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार के मामले भी उठाए, उसमें दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी से लेकर सम्राट चौधरी की बात हो रही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी मैट्रिक की पास को लेकर के, तो उसकी चर्चा तो है। पॉलिटिकली तो अभी हम नहीं कह सकते इस वक्त कुछ ऐसा नुकसान हुआ हो। राजदीप जी, आप क्या समस्या देखते हैं भाजपा के सामने बिहार में? तमाम प्रदेश उन्होंने जीते या दावेदारी पेश की, एक बिहार की गुत्थी वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें सौरभ, बिहार वो एकमेव राज्य है हिंदी हार्टलैंड का जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है, और इसके 2-3 कारण है। नंबर 1, अगर आप देखें कि जो मंडलाइजेशन यूपी में हुआ शुरुआत में 88 के बाद ही, जैसे राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हुई, जिस तरह से एक के बाद एक यूपी में ओबीसी तबके के नेता आगे आए बीजेपी में, कल्याण सिंह ने उसकी शुरुआत की और वो उनके प्रतीक एक तरह से बन गए। उस तरह की मंडलाइजेशन बिहार में बहुत लेट हुई।
और ये एक बहुत, क्योंकि वो एक खामियाजा था, एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम में कौन आए? लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेता आ गए। एक बार दो बड़े रीजनल नेता आ जाते हैं और उस खाई को एक तरह से फिलअप करते हैं, तो फिर बीजेपी वॉज ऑलवेज अ थर्ड प्लेयर। देखिए, कांग्रेस जिस तरह से हाशिए पर पड़ गई उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को भी समय लगा अपने आप को एक तरह से मजबूत करने। मुझे अभी भी याद है, पहला चुनाव मैंने 95 में कवर किया था। उस चुनाव में भी अगर आप देखें तो बैटल जिस तरह से हुआ था, उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी। हालांकि देश भर में और अन्य राज्यों में हिंदी हार्टलैंड के उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी, पूर्व बहुमत से सरकार बनी थी कल्याण सिंह की। राजस्थान में उनकी भैरव सिंह शेखावत के अंडर सरकार बनी थी। हिमाचल प्रदेश में उनकी प्रेम कुमार धूमल, उसके पहले शांता कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो इन सब राज्यों में बीजेपी ने अपने संगठन को भी मजबूत किया था और एक तरह से चाल, चेहरा, चरित्र जिसके बारे में गोविंद आचार्य बात करते थे, बीजेपी ने वहां बदलाव किया था, जो बिहार में लेट हुआ है। बिहार में इसलिए बीजेपी कैचअप करती थी। आपने सुशील मोदी को इतने साल रखा, बट ही वॉज ऑलवेज नंबर 2, ही वॉज नेवर नंबर 1। और एक तरह से सुशील मोदी को ही आगे रखना आपकी कमजोरी नजर करता था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ मास लीडर। जब तक आप कोई एक मास लीडर को आगे नहीं कर पाते हो, जिस तरह से कल्याण सिंह को, मुझे लगता है कभी कभी हम कल्याण सिंह को उतना क्रेडिट नहीं देते इन टर्म्स ऑफ द राइज ऑफ बीजेपी इन उत्तर प्रदेश, जहां उनके समय वही समस्याएं थी। लेकिन बीजेपी ने कल्याण सिंह को आगे करके दे वर एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बीजेपी लीडरशिप, जो बिहार में वो नहीं कर पाए इतने सालों से। अब सवाल उठता है, इज इट ट्रू? यहाँ पे इस लॉजिक से तो फिर लालू प्रसाद यादव को अतिरिक्त क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव दोनों का लॉन्च पैड लगभग एक जैसा रहा। लालू पावर को लगातार कैप्चर किए रहे 90s में अप टिल 2005, कंसोलिडेट करते रहे अपने आप को। मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए, एक बार बसपा के साथ गए, अलग हुए और उसके बाद उन्हें 2003 तक वेट करना पड़ा। बट उसमें सौरभ, और आप उसके बारे, उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा जानते होंगे, लेकिन वहां गणित देखिए, बिहार का जो गणित है, जिसमें जब आप यादव और मुस्लिम को एक लाते हैं, वो 30% प्लस हो जाता है। प्लस जब लालू शुरुआत में आते हैं, मुझे अभी भी याद है 95 का चुनाव, आप किसी भी मुसहर के तबके में चले जाते तो लालू was seen as the number 1 leader even of महादलित एंड दलित कम्युनिटी इन फर्स्ट इलेक्शन। जब लालू शुरुआत में पहले 5-10 साल में मेजॉरिटी लेकर आते हैं, खासकर कि 95 में, वो केवल यादव मुस्लिम नहीं था। जो आज आरजेडी की दुविधा है कि आप उस यादव मुस्लिम के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लालू के पहले 2 इलेक्शन में, खासकर के 95 का इलेक्शन, आप साफ देख सकते हैं कि लालू के पास ये लालू की ताकत थी। और लालू, मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव ने वो कर पाए जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए। मुलायम सिंह यादव गणित की वजह से, क्योंकि वहां यादव तबका इतना बड़ा नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, आज की तारीख में मैं देख रहा था, बारिंग 2010 इलेक्शन इन बिहार, 2010 का चुनाव आप छोड़िए, मुझे लगता है कोई ऐसा चुनाव नहीं है जहां आरजेडी 60-70 से कम हुई है। यानी आरजेडी का एक वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट हुआ है। चैलेंज उनको यही रही है 2000 के बाद कि आप एडिशनल वोट कहां से लाएंगे, खास करके ईबीसी और दलित समुदाय का। पर लालू प्रसाद ने जो पहले शुरुआत में जो एक अपनी कॉम्बिनेशन की थी, उस 95 चुनाव में नीतीश कुमार हाशिए पर पड़ गए और लालू वॉज द मास लीडर। नीतीश वॉज नॉट इवन सीन एज मास लीडर। नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जाना पड़ा अपने आप को एक अस्तित्व बनाने के लिए। तो मुझे लगता है दैट इज द क्रेडिट ऑफ लालू प्रसाद इन दैट पीरियड। लेकिन जैसे जमाना बदला, लालू को लगा होगा कि जब वो कहते थे जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, उनको लगा वो परमानेंट है। वो परमानेंट नहीं हो पाया। उस कोalition से धीरे धीरे लोग हटने लगे, ईबीसी हटने लगे, दलित हटने लगे, और वो जो उनका जो समीकरण था वो कमजोर पड़ गया। एंड दैट इज वाई लालूज बैटल, तेजस्वी को उसको अब रीड्रॉ करने की का चैलेंज है कि अब आप वो 90s के जमाने का जो कोलिशन बना था, किस तरह से नए स्वरूप में, नए रूप में लोगों के सामने ला पाएंगे। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अगर आप कास्ट लीडर का फिनोमेनन देखते हैं, इंक्लूडिंग लालू प्रसाद हिमसेल्फ, मैंने अपनी पहली किताब में ही 3 टर्म का इस्तेमाल किया था, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स।
ये यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है, ये पोस्ट 1995 फेनोमेनन है, डिस्पाइट द फैक्ट लालू वॉन द इलेक्शन। धीरे धीरे वो एलियनेशन 95 से 2000 के बीच में कहीं न कहीं यादवों के नेता के रूप में ये जाने लगे, रादर देन की गरीब गुरबों की आवाज, जैसे कि 90 से 95 वाले पार्ट में जो थे। 95 के बाद वाले पार्ट में धीरे धीरे वो उनका स्लाइड करने लगा, ईबीसी का थोड़ा सा रहा सपोर्ट रहा, चुनाव में निश्चित रूप से रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खिसका। 2004 के बाद तो वो और खिसकता है। तो वही जब बैटल में वो हो क्या रहा था कि जब नीतीश कुमार एक समता पार्टी बना करके लड़ते हैं तो थर्ड एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी तरह से थर्ड एंगल नहीं बन पाते हैं, ट्राइपोलर नहीं बना पाते हैं। तो उनको लगा कि 28% 29% लाके लालू प्रसाद जीत जाते हैं, इसको बाइपोलर करते हैं। दिस इज वेयर नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ आते हैं तब जाकर के बाइपोलर होता है, उसमें भी उनको 5 वर्ष लगता है। 2000 से 2005 तक नहीं हो पाया, फरवरी के चुनाव में नहीं हो पाया, तब जाकर के जब नीतीश कुमार को वो भी 2005 के अक्टूबर वाले सेकेंड फेज में जाकर के इनको प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक फेज, और उसके बाद से फिर वो 136 की मेजोरिटी और 243 के हाउस में एक सिंपल मेजोरिटी प्लस उनको आती है। आप बीजेपी की बात कर रहे थे, एकदम राजीव साहब सही हैं, और पंकज जी बोल रहे थे कि सुशील कुमार मोदी द बेस्ट लीडर यू हैड। उसके बाद आपने लीडरशिप में आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। आप शॉर्ट टर्म के लिए आप तारकिशोर प्रसाद को ले आते हैं, रेणु देवी को ले आते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके साथ कोई कास्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही वो कास्ट लीडर के रूप में जाने भी नहीं जाते हैं, अचानक बाद में जाते हैं कि वहां रेणु देवी रेणुया समाज की है, ईबीसी है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर एक सम्राट चौधरी जो बाहर से आते हैं, समता पार्टी में रहे हैं, राजद में रहे हैं, वहां से होकर के आप लाते हैं समबडी, आपको लगता है कि ये नो नॉनसेंस पर्सन है, ही कैन गिव इट बैक टू नीतीश कुमार, उनको आप लेके आते हैं। तो लेकिन जैसे नीतीश कुमार से फिर से अलायंस करते हैं तो आपको लगता है कि हम एक कुशवाहा फेस को लाए थे, उनके बरक्स उनके अपोजिट लाए थे, और फिर तब उनको अपना मुरेठा अयोध्या में सरजू में जाके प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो डेफिसिट हो जाता है। वॉर पीके एपिसोड के बाद जो 3-4 लोगों पर जो किए हैं, कहीं न कहीं वो इमेज डेफिसिट हुआ है। बीजेपी में अभी भी लीडरशिप को लेके क्लैरिटी नहीं है कि बिहार में उनका नेता कौन है। तो ये सारी चीजें होने के कारण से बीजेपी ने अपना संगठन तो मजबूत कर दिया। एक पॉलिटिक्स में ट्रिपल एम थ्योरी है, मैन, मशीनरी, मैसेज। तो आप न बीजेपी के पास ना मैन है, मशीनरी ऑफ कोर्स है, मैसेज भी आधा हो रहा है। प्रो इनकम्बेंसी का मैसेज है, आपको जितने सारे डोल्स थे, जितने आपका पूरा स्टेट की अर्निंग साल भर की होती 56-57 हजार करोड़, उतना आप अपना कॉफर खोल के लुटा दिए। बट यू स्टिल डू नॉट हैव द मैन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरजेडी के पास मैसेज नहीं है, मैन है, मशीनरी भी है, तो वो चीज मिसिंग है। जन स्वराज के पास मैन मैसेज है, मशीनरी नहीं है, थर्ड पार्ट नहीं है। तो इन सारे चीजों में मिला करके बिहार कहीं न कहीं एक ट्राइपोलर तो मैं नहीं कहूंगा, अभी भी स्ट्रांगली बाइपोलर है। प्रशांत किशोर इज ट्राइंग टू मेक इट ट्राइपोलर। यस सर। मैं एक बात जोड़ता हूं, जो बहुत बड़ी बात कही अभी संतोष जी ने, कि लालू जी को शुरुआत में गरीबों का नेता माना गया। मैं 95 में एक मुसहर के गांव, जैसे मैंने कहा गया था, वहां बड़ी चर्चा थी चरवाह विद्यालय की, कि किस तरह से चरवाह विद्यालय आ रहे हैं, लालू प्रसाद किस तरह से स्कूल्स बना रहे हैं हमारे लिए, बहुत खुश थे। 5 साल बाद में उसी गांव में गया, ताला लगा हुआ था वहां, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात हुई थी, कोई धांधली हुई थी और वो स्कूल ही बंद हो गई थी। मुझे लगता है वो चरवाह विद्यालय का प्रोग्राम उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म ही हो गया। तो जो उम्मीदें 90 और 95 में लालू प्रसाद जी ने एक तरह से गरीबों के नेता के स्वरूप में लोगों के सामने रखी थी, बाय 2000 वो धीरे धीरे हटने लगे और एक कास्ट असर्शन होने लगा। वो जो मंडलाइजेशन है, दैट वेंट टू अदर ग्रुप्स। ईबीसीज में एक तरह से असर्शन हुआ, अन्य दलित समुदाय में हुआ। तो पॉलिटिक्स चेंज्ड इन मंडलाइजेशन। पॉलिटिक्स क्रिएटेड क्रैक्स, एंड वंस दोस क्रैक्स केम आउट इनटू द ओपन, लालू प्रसाद वाज नॉट एबल टू डील विद इट। 2020 तक हमने देखा कि लालू प्रसाद जी फ्रंट में हुआ करते थे, आरजेडी, उसके पॉलिटिकल क्राइसिस का मैनेजमेंट, विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली। 2025 आते आते आरजेडी की पावर डायनेमिक्स में क्या तब्दीलियां आई हैं? हमने रोहिणी आचार्य की पोस्ट देखी, हमने तेज प्रताप यादव को देखा, मीसा भारती की नाराजगी की पहले बात चलती थी। इंटरनल डायनेमिक्स, हु इज कॉलिंग द शॉट्स, कौन है तेजस्वी यादव की कोठरी में, कौन फाइनल
फैसले कर रहे हैं। सारे फैसले तेजस्वी यादव करते हैं। लालू यादव जी के पास अब कुछ नहीं बचा है। और परिवार में भी जो तमाम चीज़ें थी ना कि बहुत सारे वर्टिकल्स खड़े हो गए थे कि मीसा भारती होंगी, रोहिणी आचार्य होंगे, तेज प्रताप बाहर ही हो गए। अब सारे फैसले तेजस्वी यादव के पास है। एक तरीके से लालू जी ने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि टिकट को लेकर के लालू जी जो है दिन में 2 बार, एक बार तो गौशाला जाते हैं और फिर शाम में कभी कभी मरीन ड्राइव पे जाते हैं वो गाड़ी से। आपने देखा होगा कुछ वीडियो की टिकटॉक थी, वहाँ भी भीड़ लगा देते हैं, लेकिन वो किसी मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। सब चीज़ तेजस्वी यादव के पास है। संजय यादव कई फैसलों में उनके साथ साझेदारी करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, बस इतना है। लेकिन अब परिवार में सब कुछ जो है एक तरीके से देखिए तो सारे फैसले तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इसीलिए जैसा अभी राजदीप सर कह रहे थे या फिर संतोष जी भी कह रहे थे, पूरा जो उनका प्लान है उसको वो रीड्रॉ ऑलरेडी कर रहे हैं। इस बार वो दूसरे समुदायों तक आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के अपने स्ट्रेटजी में लालू जी की परछाई भी अब एक तरीके से देखें कि पार्टी के फैसलों में नहीं है आज की तारीख में। क्या आप कह रहे हैं पंकज जी पीडीए टाइप? मैं वही पूछना चाह रहा था, किस तरीके की सोशल इक्वेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? 2020 में किस तरह के प्रेशर ग्रुप्स थे? क्या तब तेजस्वी ने बिल्कुल पूरे ऑल इन ऑल टिकट अपनी मर्जी से नहीं बांटे थे? अगर दोनों की तुलना करके बता पाए। हाँ, 2020 तक में ये था कि पोस्टर पे लालू जी तो नहीं नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा कहीं भी चली जाए सड़क पे, वो एग्रेसिव, एक मतलब ऊर्जा से भरपूर तेजस्वी यादव था। वो जंगल राज, ये सब चीज़ों से बिल्कुल अलग। तेजस्वी एक उम्मीद बढ़ाते हुए नेता दिख रहे थे। एक दिन में 20-20 रैलियाँ, 22-22 रैलियाँ, रोजगार, नौकरी, एक उम्मीद दिखा रहे थे। मतलब बिल्कुल अलग था। जो जिस तरीके की बातें लालू जी करते थे वो नहीं, मतलब बहुत सधे हुए तरीके से तेजस्वी यादव थे, उसे निकल गए थे। लेकिन टिकट बंटवारे में कई ऐसे मामले हुए जहां तेजस्वी कहते थे कि मुझे ये चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं ये चाहिए, वो हुआ। और अगर टिकट बंटवारा सही हो गया होता, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से 2020 के जो नतीजे आए कि 11,500 वोटों का फर्क था दोनों के बीच में, शायद कुछ चीजें और होती अगर कांग्रेस पनौती नहीं होती और आरजेडी के टिकटों का बंटवारा सही होता। पर इस बार टिकटों का बंटवारा बिल्कुल वही हो रहा है जैसा तेजस्वी यादव चाहते हैं। और देखिए तेजस्वी के बयानों को देखिए, कांग्रेस को लेकर के, सीपीआई माले को लेकर के या वीआईपी को, कभी बहुत सीधे नपे हुए बोल रहे हैं। अभी राजदीप सर कह रहे थे ना कि पीडीए वाला, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि आज आरजेडी के एक सांसद से बात हो रही थी तो वही बता रहे थे कि जैसे पहले MY होता था तो MYB के एक समीकरण बन रहा है, उसमें मुस्लिम यादव भी है, कुशवाहा है और भूमियार भी है। पिछली बार भूमियारों में सिर्फ एक को टिकट दिया गया। वो कहा जाता ना जैसे कि यूपी में ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो है माहौल बनाते हैं, मतलब वोट भले उतना ही नहीं, चौक चौराहे पे खड़े होकर के इन्फ्लुएंसर जो हम कहते हैं सोशल मीडिया में, तो वो इलेक्शन कैंपेन में और चुनाव में वो एक तरीके से इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो इस बार भूमियारों पर दाव आजमाने की तैयारी है। और जो मुझे पता चला था शुरुआत में तो ये कोशिश हो रही थी कि लोकसभा की 40 सीटें हैं तो कम से कम 30 लोकसभा में 30 उम्मीदवार कुशवाहा दे दिया जाए। शायद उतना ना हो, लेकिन 20-25 कुशवाहा बड़े जो नेता हैं उन सबको टिकट देने के बारे में एक तरीके से तेजस्वी मन बना रहे हैं। तो उनका चौधरी की क्या पॉलिटिकल रेलेवेंस है फिर, जब वो अपनी बिरादरी का वोट नहीं ला पा रहे हैं? अब उनको तो देख ही रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा है, उनको भी आजमा ही गया है। लेकिन ये वही वाला फार्मूला करना चाहते हैं तेजस्वी यादव जो अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। अभी कह रहे थे ना यशवंत जी कुछ देर पहले कि टिकटों का बंटवारा। अब भाई उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से बढ़िया उम्मीदवार कौन हो सकता है वाराणसी या लखनऊ में? लेकिन उन दोनों के लिए भी ना मतलब वोटों का जो मार्जिन होता कितना कम हो गया था। हुआ ये कि इतने कुर्मी को मतलब ओबीसी में टिकट दे दिया उन्होंने, क्या कहते हैं आपको, अखिलेश यादव ने। और ऐसे ही अगर आप देखें दलितों में तो पासी समाज को, और देखिए किस तरीके से मतलब समाजवादी पार्टी को चप्पड़ फाड़ के वोट मिले और शानदार जीत हुई। इस बार वही फार्मूला तेजस्वी बिहार में अखिलेश वाला करना चाहते हैं। पुष्पमित्र जी, कौन से ऐसे चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं आरजेडी की लिस्ट में संभावितों की, जब चर्चा चल रही है? तो जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पूर्णिया के पूर्व सांसद है जदयू के संतोष कुशवाहा, जो उस वक्त जदयू में सांसद बने थे जब जदयू को 2014 में सिर्फ 2 सीट आई थी। उन्होंने आज आरजेडी ज्वाइन किया है और कहा जा रहा है कि वो देसी सिंह के खिलाफ उनको उतारा जाएगा दमदहा की सीट से। इसके अलावा अजय कुशवाहा आ रहे हैं, वो भी शायद आज कल में ज्वाइन करें। तो संतोष कुशवाहा का बड़ा नाम इसलिए क्योंकि वो जदयू के बहुत विश्वसनीय साथी रहे थे और पूर्व सांसद रहे थे। जब 2 सीटें जदयू जीती थी तब जीते थे। तो कुशवाहा 2 कुशवाहा नेताओं का तो नाम हम लोगों ने सुना है। एक और भी प्रवीण कुशवाहा करके भी एक नेता है, उनको भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है।
मैं इस बीच में एक बात और जोड़ना चाह रहा था। जब बात हो रही थी बीजेपी की, तो बस एक लाइन का मैं जोड़ रहा हूँ कि लालू जी ने हाल ही में एक बात कही थी कि जब तक हम लोग हैं तब तक बीजेपी को आने नहीं देंगे सत्ता में। तो उनका हम लोगों से आशय था मैं और नीतीश, ये उन्होंने साफ साफ नहीं कहा था। तो बीजेपी सत्ता में नहीं आए, इसमें लालू भी सहयोग करते रहे नीतीश को, क्योंकि नीतीश की बार्गेनिंग पावर बनी रहे। ये भी एक बड़ा फैक्टर, ये बात तो यहीं तक है। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि राजद का जो मसला है वो कुशवाहा में खास तौर पर बहुत एग्रेसिवली अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और अभी जो सम्राट चौधरी हैं थोड़े जनसुराज के हमले के बाद डाउन हुए, हालांकि उनके प्रति एक सेंटीमेंट कुशवाहा जाति में जरूर उभरा है कि उन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़े डाउन हो रहे हैं। और बीजेपी में दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, नित्यानंद राय और दूसरे ऐसे नेताओं को, तो इसके कारण कुशवाहा में वोट डाउन हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। तो कुशवाहा जाति पर जिस तरह से 2024 में राजद ने अपने पकड़ बनाने की कोशिश की थी, इस बार भी वो पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और कई नेताओं को, बड़े नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। आज ही जो बड़ी ज्वाइनिंग हुई है बहुत महत्वपूर्ण है। और लेफ्ट पार्टियां वो संतुष्ट हैं जितनी सीटें मिल रही हैं, खासतौर पर माले जो कह रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेटर था, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। हाँ, माले और ज्यादा सीटें चाहती है और खासतौर पर उत्तर बिहार के इलाकों में वो सीटें चाहती हैं। दक्षिण शाहबाद और मगध में तो उनको सीटें मिल जाती है, लेकिन उत्तर बिहार में सीटें कम मिलती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती हैं। लेकिन शायद उनको अपनी सीटें इस बार भी ना मिले जितनी उनकी अपेक्षा है। वो ज्यादा से ज्यादा सीटें खासतौर पर माले और सीपीएम और सीपीआई भी ज्यादा सीटें चाहती हैं। उन लोगों का अच्छा खासा डिमांड है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पूरा होगा। वो लोग भी मान के चल रहे हैं कि शायद पूरा ना हो। बेसिकली इसकी वजह ये है कि वीआईपी पार्टी उधर से एनडीए के पाले से इधर आई है, तो उसके कारण जो पहले से इंडिया गठबंधन में दावेदार थे उनके सबकी सीटें थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, राजद की, कांग्रेस की। और बने रहेंगे मुकेश सहनी बने रहेंगे महागठबंधन में? हाँ, कह नहीं, कोई कह नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस गठबंधन में है वो सिर्फ बार्गेनिंग कर रहा है, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो सिर्फ एक बार्गेनिंग का तरीका है कि हम यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। और सबको अभी अपने अपने मतलब फ्यूचर की चिंता है। और ये भी एक फार्मूला बन रहा है कि हो सकता है कि मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक आरजेडी से डिप्टी सीएम बने और एक कांग्रेस से बने, तो इस तरह से उनको भी रोकने का फार्मूला बन रहा है। खबर ये भी है कि एक पटना के बहुत बड़े होटल के, जो सबसे बड़ा होटल है, उसके ओनर वीआईपी से चुनाव लड़ सकते हैं भोजपुर के इलाके से, वो भी खबर आ रही है। तो मुकेश सहनी के तो बहुत सारी चीजें चुनाव को लेकर जुड़ी रहती है, बहुत सारे लोग को लड़ाते भी हैं। जी यशवंत जी, मैं अब जो तीसरा एक विकल्प बताया जा रहा है, आंकड़ों में उसकी क्या मौजूदगी नजर आ रही है? जन स्वराज पार्टी, उनकी पहली लिस्ट भी आ गई है। यशवंत देशमुख जी। देखिए सर, अब प्रशांत किशोर का फिनोमिना पिछले साल भर से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और धीमे धीमे उनका ट्रैक्शन बढ़ता ही हुआ दिखा है युवाओं में, और खास तौर पे जो प्रवासी बिहारी हैं उनके बीच में भी बहुत तगड़ा ट्रैक्शन उनको मिला है। अब ये बात दीगर है कि वो इस ट्रैक्शन को दरअसल कितने वोटों में तब्दील कर पाते हैं और वोटों को कितने सीटों में तब्दील कर पाते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि नई पार्टी होने के कारण उनके वोटों का अंदाजा लगाना स्टैटिस्टिकली ये असंभव काम है। ये इसको कहने में मुझे कोई किसी भी किस्म का संकोच नहीं है, क्योंकि जब आप हमारे सर्वे विज्ञान में किसी भी पार्टी का वोट शेयर का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो वो पिछले चुनाव में उसके वोट कितने पड़े थे, उस पर अभी कितना स्विंग हो रहा है, तो नया वोट, जिस पार्टी का पुराना कोई इलेक्टोरल हिस्ट्री ना हो, कोई इतिहास भूगोल नहीं पता हो, उसको उसके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन करना लगभग असंभव है, असंभव ही है मतलब एक तरह से। फिर भी प्रयास होता है कि रॉ डेटा में से कितना सैंपल आ रहा है उसको निकालने और समझने की कोशिश करें। एक चीज ट्रैकर में बहुत क्लियर है कि मुद्दे उन्होंने जिस तरह के उठाए हैं, उन मुद्दों के चलते उन्होंने युवाओं का एक हिस्सा और खासतौर पे कास्ट एग्नोस्टिक जिसे कह लें उस तरीके का हिस्सा उठाया है। संभवतः उनकी फॉलोइंग ऐसी है जिसका जातिगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये, अभी तक जितना समझ में आ रहा है वो ज्यादा हिस्सा उनके वोटों का वो दरअसल एनडीए के खाते से आ रहा है। 10 में से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 7 जो है वो एनडीए के खाते से आ रहे हैं और 10 में से 6-7 एनडीए और 3-4 विपक्षी खाते से, 3 विपक्षी खाते से, अप्रोक्सीमेट आपको मैं अंदाजा बता रहा हूं।
तो वो किसको नुकसान कर रहे हैं? फिलहाल तो वो एनडीए को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। यहां से उनका ट्रैक्शन और बढ़ता है तो हो सकता है महागठबंधन को भी बराबरी का नुकसान करें। बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके पास में कैंडिडेट कैसे आते हैं, कैंडिडेट की विनेबिलिटी क्या है, और क्या बिहार में अंत में वापस पोलराइजेशन की तरफ वोट पड़ेगा या लोग तीसरे को कुछ मौका देना चाहेंगे। मसलन उत्तर प्रदेश का आप याद कीजिए, प्रियंका गांधी जी का जो अभियान था बहुत बड़ा, वो अभियान और उनका कैंपेन असेंबली इलेक्शन में बहुत चला, लेकिन चुनाव आते आते मुकाबला इतना बाइपोलर हो गया कि लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। लेकिन वो मेहनत बेकार नहीं गई, वो मेहनत उनकी लोकसभा में काम आई जब कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े और उन्होंने बीजेपी को पटकनी दे दी पिछले साल लोकसभा चुनाव में। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि प्रशांत किशोर अभी मैं बताने में एक तो ये है कि उन्होंने ट्रैक्शन ले लिया है, लोगों की एक इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, नो डाउट, लेकिन वो कितना अभी तुरंत इन चुनावों में कर पाएंगे ये मैं अभी नहीं कह सकता। अगर वो डटे रहेंगे चुनाव के मैदान में और बिहार की राजनीति में, तो मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर एक वो बड़ी ताकत बन के उभर भी सकते हैं, अगर वो कंसिस्टेंसी उनके अंदर चुनाव प्रचार की बनी रही। फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि वो नंबर 2 पे पॉपुलैरिटी में पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी पार्टी को मिलने वाले वोट ये 2 अलग अलग चीजें हैं, और उनकी पार्टी को मिलने वाले वोट और उनके पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये तीसरी चीज है। ये सब चीजें अलग अलग हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा उनके कैंपेन के ऊपर, इसको बहुत सावधानी पूर्वक हमें देखते रहना पड़ेगा। हाँ, मैं ये इम्पोर्टेंट में एक थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था। पुष्टि मित्र जी बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, ये खुल के नाम नहीं बता रहे थे, मैं नाम ही बता रहा हूँ। ये बीडी सिंह की चर्चा कर रहे थे, बड़हरा से इनकी चर्चा चल रही है आरजेडी की तरफ से, वो जिसमें एडजस्ट करें। और एक मुकेश सहनी पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हो सकता है उनको 18 ऑफर किया जा रहा है, उनको 25 या 27 दिया जाए, लेकिन उसमें आरजेडी की शर्त है कि कैंडिडेट हमारा होगा। दैट इज वन। और एक और आईपी गुप्ता है जो पान सवासी पानर, एक जो कि इसमें शेड्यूल कास्ट में इनको दे दिया था नीतीश जी ने, बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट करके ईबीसी में डाल दिया। वो बहुत दिन से मूवमेंट चला रहे थे, वो भी 5-7 सीट के लिए दावा ठोक रहे हैं। वो उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से, जो पहले वो कांग्रेस में ज्वाइन किया था, कांग्रेस जो मिले तो उनके तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, लेकिन एट द साथ ही देखिए कि वो किस तरह से हम लोग जो ब्रॉड डिस्कशन कर रहे थे वो आरजेडी ब्रॉडबेस करने की कैसे कोशिश कर रही है। एक तरफ ईबीसी आए, ईबीसी के अंदर में जो एक सेगमेंटेशन है उस समाज के लोग आए, और एक 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फार्मूला चल रहा है कि भाई एक मुकेश मांग रहा है, एक कांग्रेस को दे दो और एक लेफ्ट को दे दो। तो एक सोशल कॉम्बिनेशन का भी एक मैसेज, राजद या फिर राजद का एक सोशल कॉम्बिनेशन का एक अच्छा है कि भाई हमारे पास हमारे प्लेटर में सब कुछ है, इट इज नॉट जस्ट एमवाई कॉम्बिनेशन पर से ये। और आप जो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट कोई प्रेडिक्टेबल लिस्ट है, हम लोग सरप्राइज नहीं है उतने नामों से। ये सारे लोग घूम रहे थे, चाहे वाईबी गिरी हो या फिर करबी ठाकुर की जो ग्रैंड डॉटर है, डेंटिस्ट है। जागृति जब ज्वाइन की थी तो मैं उसमें उनके घर पर ही था। उनके पिताजी वीरेंद्र ठाकुर, डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर हैं, वो हिमाचल में रहा करती थी, तो फिर वह यहाँ आकर उनको कहा गया कि हम आपको समस्तीपुर के मोरवा से दिया गया, और या फिर ये कुमरार से दिया गया, केसी सिन्हा को मैथमेटिशियन है। तो वो नाम से मेरे बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मेरा ये प्रश्न है कि उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी क्या है। हैव दे इन्वेस्टेड देमसेल्फ इन द फील्ड एनफ? क्या 3 वर्ष प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, आप घूम रहे थे क्या उस फील्ड में? आपने उस कंस्टिट्यूएंसी को कैसे कल्टीवेट किया? आप नाम बड़े हैं, आपका कितना बड़ा जनसंपर्क है। तो ये प्रेडिक्टेबल, एक सारे प्रेडिक्टेबल नाम है, लुक वेरी इंटरेस्टिंग। एक यही है कि कोई अपराधी छवि के कोई लोग नहीं है, ये बात निश्चित रूप से बात सही है। और कुछ लोग मुखिया के चुनाव में लड़े थे, तो उस तरह से प्रोफाइल बड़ा नहीं है। और बाहर की पार्टी से आए हुए कोई बहुत बड़े नाम है। एक पूर्व एमएलए हैं किशोर कुमार मुन्ना, जो सोनवर्षा से एमएलए थे, और उनको दिया गया है। तो मेरे हिसाब से लिस्ट इज ओके, बट ये लगता है कि वो कितना ला पाएंगे, कितना कर पाएंगे, वो मुझे उतना उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि विल दे बी एबल टू। हाँ, जो टाइट सीट्स होगा वहां दे कैन इम्पैक्ट द रिजल्ट आइदर वे, वहां ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं लग रहा है कि बस ये शो स्टॉपर, आप खास करके दिल्ली बॉन्ड मीडिया जा करके जिस तरह से वो उनके बारे में शोर मचा रही है, ग्राउंड में भी एसआईआर हमने चर्चा की, तो ये कोई क्लैरिटी नहीं लगी कि भाई पीपल आर गोइंग गंगो अबाउट प्रशांत किशोर फैक्टर।
जी ऑफ कोर्स द थर्ड एंगल। जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है आप सभी से कि तेजस्वी यादव ने जो हर खाते में नीतीश ने 10,000 भेजे, उसके काउंटर में कहा कि हम हर घर को नौकरी देंगे। कई जो आंकड़ों का काम करने वाले लोग हैं उन्होंने माथा इस पे अपना पर्याप्त खर्च किया और बड़ी चीज़ें आई कि साहब कि बिहार की आबादी, फिर उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा परिवार, क्या वो हर महीने 13 लाख नौकरियां देंगे? नीतीश 2005 से सीएम बने हैं, अब तक एक 9 महीने का मांझी का कार्यकाल छोड़ दें तो कुल मिला के 12 लाख नौकरियां दे पाए हैं, जिसमें एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरी हैं, जिसके लिए स्किल सेट चाहिए। तो ये जो अनाउंसमेंट है, इसकी ज़मीन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है और फीजिबिलिटी क्या है? संतोष जी। मैं देखिए सबसे पहले बताता हूं कि आप देखिए ये जो स्लोगन लीजिए, आप पॉलिटिकल स्लोगन, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट्स एंड डेटा। ये उनका 15 लाख है क्या? 10, मैं वही कह रहा हूं कि वो जो नहीं 15 लाख नहीं है, 10 लाख जॉब की नौकरी दे करके तेजस्वी ने सेकंड राउंड के चुनाव से सारी चीजें बदल दी थी। पीपल वर क्रेजी अबाउट हिम। हम लोगों को लग नहीं रहा था, हम लोग सेंस नहीं कर रहे थे इतना बड़ा होगा। अब आप बिहार में टोटल जॉब्स हैं 26.5 लाख जॉब्स है हमारे पास। हमारी टोटल जो आप फैमिली बोल रहे हैं 2.76 एज पर बिहार बेस्ड कास्ट सेंसस की रिपोर्ट है। अब देखिए उसी कास्ट सेंसस से मैं आपको एक फिगर मैं रीड आउट करता हूं कि हमारे पास जो मैट्रिक पास है उसका 14.71, क्लास 12 9.19, और जो जिन्होंने कोई डिप्लोमा डिग्री धारी है 0.58, किसी ने मेडिकल में आप इंजीनियरिंग किया हुआ आपको 0.30, ये डेटा है। तो आप क्या एक लेबर फोर्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं? किसको नौकरी देंगे आप? उसको मिनिमम अर्हता होगी ना, कोई तो क्वालिफिकेशन। आई नो कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में ये सारी बातें हैं, ये हम क्रिटिकल एनालिसिस इस चीज का कर सकते हैं। कॉस्ट की करें, हम रफली कॉस्ट कर रहे थे कि 20,000 रुपया की भी अगर नौकरी देते हैं तो 5,000 करोड़ उनका खर्चा है, 60,000 करोड़ जो है टोटल सालाना है। उतना आपका स्टेट की अपनी अर्निंग नहीं है, उतना तो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाते हैं साल में, तो इट्स इम्प्रैक्टिकल। लेकिन उसने जिस कन्विंसिंग से, एक कन्विक्शन से कहा है, और ये अगर कॉइनेज हो गया तो ये बैटल को बहुत करीब ले जाएगा। आई थिंक आई वुड नॉट से कि इट्स स्टिल अ विनिंग नैरेटिव, बट इट इज अ क्लोज टू विनिंग नैरेटिव। आई वुड से इट लास्ट टाइम चेंज करेगा। आप यशवंत सर को इसको बारे में बताएंगे कि भाई आप चिराग फैक्टर आए, कुशवाहा उधर चले गए तो 8% का शिफ्ट हुआ, फिर ये वीआईपी इधर आया तो 2.5% का माइनस हो गया। आई एम नॉट गोइंग इनटू अरिथमेटिक। मैं ये कह रहा हूं कि जो कास्टिस्ट होता है, कास्ट के बियॉन्ड, सोशल ग्रुप्स के बियॉन्ड को अगर कैटर कर रहे हैं तो वो ये फैक्टर है जो 10 लाख की नौकरी वाले ने किया था। तो इट कैन बी ऑल सेड एंड डन। हमारे कुछ भी आलोचना कर लें, कुछ भी फिगर साइड कर लें, इट कुड बी ए गेम चेंजर। सवाल यह है कि किस तरह से तेजस्वी इस चीज को फील्ड में ले जाते हैं। वी आर येट टू गो टू द फील्ड। अभी 2-3 दिन के बाद निकलेंगे। मुझे पहले मैं पीके को समझना चाह रहा था, अब मैं इस फैक्टर को समझना चाह रहा हूं, हाउ क्राउड इज रिएक्टिंग टू दिस। थैंक यू। राजदीप जी। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक तेजस्वी का एक रिएक्शन है टू बीजेपी एक्शन, यानी एनडीए का एक्शन। जिस तरह से पिछले 1 महीने में पैसे के ताकत से, सेंटर के पैसे और बिहार, मैं कहूं या नहीं कहूं इस प्रोग्राम में मैं नहीं जानता कि एक मंत्री ने मुझे कहा है, एक स्टेट मंत्री है बीजेपी राज्य से, जिसने कहा, उनको साफ कहा गया कि आपको इतनी संपत्ति हमें लानी है, हम वो बिहार के चुनाव में डाल रहे हैं। तो जो पैसे का खेल है जिसमें नहीं समझ पाया, थोड़ा स्पष्ट बताइए क्या कह रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार के चुनाव में देयर इज अ सर्टेन टारगेट दैट हैज बीन सेट फॉर डिफरेंट मिनिस्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मनीज दैट दे हैव टू कलेक्ट व्हिच विल गो टू बिहार इन द नेक्स्ट मंथ। अब वो किस तरह से इस्तेमाल होगा मैं नहीं जानता। दिस इज आउटसाइड द 10,000 रुपीज पर मंथ। ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं, युवाओं के लिए 1,000, इसके अलावा जिस तरह से पैसे की भरमार, मुझे लगता है हमारे किसी ने कहा मोदी प्लस पैसा, ये जो डबल इंजन आप कहिए इस चुनाव में बीजेपी ने आगे रखी है, उसका एक तरह से काउंटर कैसे करें जब आप इतने सारे लोगों, मोर देन 1 करोड़ महिलाओं के
पॉकेट में, और महिला फैक्टर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रहा है युवाओं के साथ। बिहार के कुछ पिछले असली एमवाई पिछले 2 चुनाव में महिला प्लस युवा पिछले खास करके 2020 में रहा था। अगर आप इतने पैसे उनके पॉकेट में डाल रहे हैं दिवाली और छठ के पहले, तो उसके रिएक्शन में तो तेजस्वी तो कुछ तो करना पड़ा ना। बट 2.76 करोड़ हाउस होल्ड्स को आप कह रहे हैं कि हम एक नौकरी देंगे। अब ये वादा किया है, वो कितना चलता है लोगों को के सामने इज अ क्वेश्चन मार्क। मैंने महाराष्ट्र में देखा था पिछले बार सौरभ 2024 के चुनाव में, जैसे ही बीजेपी ने लाड़की बहन में 1,500 रुपए महीने की अनाउंसमेंट की, चुनाव आते आते कांग्रेस ने कहा या उनका जो एमवीए था उन्होंने कहा नहीं हम 3,000 देंगे। मैंने कुछ महिलाओं को पूछा आप किसको वोट देंगे, उन्होंने मराठी में कहा अरे सर ज्यांनी आम्हाला पैसे दिले त्यांना तर द्यायला पाहिजे ना, जिसने हमें पैसे दिए हैं उसको तो वो एडवांटेज मिलता है ना कि पैसे आ गए। अब तेजस्वी प्रॉमिस कर रहे हैं कि नौकरियां आएगी। हाँ जरूर 10 लाख नौकरी का जो प्रॉमिस 2020 में किया गया था उसका बहुत इंपैक्ट हुआ, पर क्या उसी तरह से वही इंपैक्ट होगा जबकि एक दूसरी तरफ से पैसों की भरमार हो रही है? यह सवाल है। एक तरफ से पैसों की भरमार हो रही है, लोगों को पैसे पॉकेट में जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, चुनाव के पहले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम आपको नौकरियां देंगे। मुझे लगता है बिहार के चुनाव में इन सब चीजों से हटकर रियल इशू इज अरिथमेटिक, गणित। जिसका गणित बैठता है, अगर तेजस्वी वाकई वो कर पाते जो पंकज जी भी बात कर रहे थे कि कोशिश करते एमवाई कॉम्बिनेशन से हटकर एक लार्जर कॉम्बिनेशन करना, उस प्रयास में अगर उनको यश मिलता है तो जरूर वो रेस में है। लेकिन केवल ये अनाउंसमेंट करने से आप गेम चेंजर जिस तरह से संतोष जी कह रहे हैं, मैं इस समय उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दूसरी तरफ आपने एक गेम चेंजर तो किया है। महिलाओं के कितने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में आपने 10,000 रुपए डाल दिए हैं। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। इन 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आपने 10,000 रुपए डाल दिए हैं। उसको आप कॉम्बैट करने के लिए अगर नौकरियां दे रहे हैं, इट्स नॉट इजी बट एटलीस्ट इट इज पुटिंग तेजस्वी इन द कॉन्वर्सेशन। कम से कम एक नैरेटिव आ गई आपके पास। जी पंकज जी। राजदीप सर, एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं। तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि आचार संहिता लगने के बाद आरजेडी मतलब महागठबंधन अपनी घोषणाएं करेगा और हम क्या करना चाहते हैं, हमारा रोड मैप क्या है ये हम बताएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हम जो भी करना चाहते हैं ना, बीजेपी उसकी नकल कर देती है और फिर पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो जब आचार संहिता लग गई, ये पहले से तैयारी थी तेजस्वी की, रिएक्शन नहीं है, पूरा वेल प्रूफ प्लान था कि हम इस तरीके से करेंगे, हम इतने परिवार हैं और इन परिवार में से एक एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि ये बात मतलब ये ऐसा कर पाना बिल्कुल असंभव जैसा लगता है। मुझे लगता है कि होगा क्या अंत में, जब चुनाव खत्म हो जाएगा, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती है तो वो कर देंगे कि हम हर परिवार से एक आदमी को नौकरी नहीं रोजगार देंगे, और फिर बहुत आहिस्ते से धीरे धीरे करते हुए चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा ये 15 लाख वाले चुनावी जुमले जैसा है बीजेपी के हैं। अब देखिए ना, महालाड़की योजना जैसा जिक्र कर रहे थे राजदीप सर, 1,500 रुपये देने का वादा किया गया था, वो 1,000 रुपया ही मिल पा रहा, 1,500 तो मिलने रहा। जिन लोगों को मिला तो उनमें से कई के वापस भी हो गए, कट भी गया। नहीं, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन गया है। चुनाव के पहले महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला रखा है जिसमें उनको काफी हद तक यश मिला। अब सवाल उठता है क्या एक ऐसे राज्य में, और यशवंत जी ने मेरे एक प्रोग्राम में बड़ी बात कही थी कुछ दिनों पहले, कि वही महिला जिसको नीतीश कुमार ने 15 साल पहले साइकिल दी थी, आज वो महिला वोटर बन गई है। अब वो उसी महिला को और आप बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये एक ऐसा नहीं है, मैं आपको नीतीश जी को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने महिला वोट केवल आज नहीं डिस्कवर किया है, 15 साल से किया है। जैसे जयललिता के साथ महिलाएं क्यों जुड़ गई, ममता बनर्जी के साथ महिलाएं क्यों जुड़ गई, उन्होंने चुनाव के पहले अनाउंसमेंट नहीं की, लगातार की है। ये जो नई स्कीम है वो उसको एक टॉपअप स्कीम आप कह सकते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। हाँ, तेजस्वी यादव के पास आप एक नारा है, राहुल गांधी भी ये नारा लेकर जाएंगे जब वो चुनाव में जाएंगे कि हम ये नौकरियां देंगे। जो मुझे कहा गया है कि हम भी इसके साथ बिल्कुल है कि हमारा नारा रहेगा कि सबसे बड़ी समस्या आज बिहार में है बेरोजगारी, और हम उस समस्या को टैकल कर रहे हैं। हम केवल पैसे नहीं दे रहे, हम समस्या को टैकल करने की कोशिश करें। तो एक तरफ रोजगार, दूसरी तरफ ये पैसे की भरमार। ठीक है, अब बाकी जनता बिहार की तय करेगी। अब हम लोग भी अगले सप्ताह से, राजदीप जी तो दीपावली के बाद जाएंगे, हम पंकज जी
और ललन टॉप के हमारे साथी सोमवार से बिहार की ज़मीन पर जाकर वहाँ के नेताओं और सबसे ज़्यादा वहाँ के वोटर्स, वहाँ के युवा, वहाँ की महिलाओं के चिंताओं को जानने समझने की और फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे। नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में 9 अक्टूबर एक अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन देश में सत्ता की दृष्टि से और उसी क्रम में सफलता की दृष्टि से सबसे बड़े रणनीतिकार और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम, जिन्हें उनके समर्थक मान्यवर कहते हैं, उनकी देहांत की ये तारीख है, उनकी पुण्यतिथि है। कांशीराम जी के जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी और देश भर के दलित संगठन बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। उनकी स्थापित की हुई बहुजन समाज पार्टी की नेत्री और अब बसपा की सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, उसकी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव वो चुनाव था जिसमें इस बात पर गंभीर चर्चा हुई थी, संभावना व्यक्त की गई थी कि क्या मायावती देश की पहली दलित प्रधानमंत्री हो सकती हैं। ये थियरी लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात की तरफ से भी फ्लोट की गई थी। सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट तब यूपीए से बाहर निकला था न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर, और उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी। ये बसपा का पीक था। फिर 2012 में उन्होंने सत्ता गंवाई। 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, 0 पर आ गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायकों की संख्या 20 से भी नीचे आ गई। 2019 में सपा के साथ गठजोड़ किया तो 10 सीटें जीती लोकसभा की, लेकिन 2024 में गठजोड़ से बाहर आते ही ये नंबर फिर से 0 पर आ गया। और उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ बलिया जिले की 1 सीट जीत पाई बसपा, 1 विधायक। आप समझिए कि 15 बरस में कितना बड़ा बदलाव आया। 2007 में अपने दम पर सत्ता और 2022 में 1 विधायक। कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बसपा अब बीते जमाने की बात हो गई और इसका जो कोर वोट भी है, जो दलित वोट है, जिसमें जाटव वोट है, उस पर भी अब दूसरी पार्टियां क्लेमेंट हैं। कभी ये भाजपा की तरफ गया 2014 में या 19 में, कभी सपा की तरफ गया 2024 के चुनाव में, और इसमें विद इन द ग्रुप भी चंद्रशेखर जैसे अब कई नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। इन सबसे इतर ये भी कहा गया कि अभी भी बसपा में बहुत दमखम बाकी है। दूसरी तरफ से कहा गया बशर्ते मायावती एक बार फिर से सड़क की राजनीति, संघर्ष की राजनीति करना शुरू कर दें। इन सब थियरीज पर नए सिरे से बहस हो रही है, क्योंकि 9 अक्टूबर के रोज कांशीराम की पुण्यतिथि पर 4 बरस बाद बसपा ने एक बड़ी रैली की। 1.5 लाख 2 लाख खचाखच भरा मैदान, पूरा लखनऊ नीले रंग से रंग गया और नए सिरे से चर्चा होने लगी। मायावती ने कहा कि जिस तरह का स्नेह आपने मुझे दिया वही आकाश आनंद को भी दीजिए। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई, कांग्रेस पर हमलावर हुई, योगी आदित्यनाथ को कुछ श्रेय भी दिया और पीडीए के उलट एक डीपीए की, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात भी कही गई। तो हमें लगा कि इस बहाने हमें नए सिरे से इस पर बात करनी चाहिए। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 मेहमान। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी और दलित पॉलिटिक्स पर लगातार काम कर चुकी जेएनयू की प्रोफेसर रही, पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर सुधा पाई जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन अशोक भारती जी। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते, प्रणाम। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा जी। पंकज जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम प्रोफेसर सुधा पाई आपका रुख कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बसपा किसी तरह का पॉलिटिकल कमबैक कर सकती है, या अब चीजें बहुत बदल गई हैं इसके उभार के जमाने से अब तक? बसपा को कमबैक करना बहुत ही मुश्किल है। 2 वजह से मैं ये कहूँगी। एक तो ये है कि जो आम दलित है यूपी में, वो अब ये समझते हैं कि बहन जी तो सड़क पे उतरती नहीं है और उनको बीएसपी से कुछ मिलने वाला नहीं है, और वो इस लिहाज से बहुत डिसअपॉइंटेड है। और आजकल के जो युवा दलित हैं उनमें बहुत एस्पिरेशन है आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, और उनको ये लग रहा है कि बीएसपी, हालांकि उनको मायावती जी के लिए बहुत इज्जत है, पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात है
कि बीजेपी, जब से बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भर के आई है 2014 के बाद, उन्होंने बहुत तरह की प्रॉमिसेस करके दलितों को और दलित बैकवर्ड कास्ट इनका सपोर्ट ले लिया है। तो इसमें दलित आज जो है वो मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने 2012 में एसपी को सपोर्ट किया, 2014 में उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, अब 2024 में उन्होंने इलेक्शन में ये जो इंडिया अलायंस हुई थी उसको सपोर्ट किया। तो दलित आज मतलब उनको काफी 1990s में बीएसपी की तरफ से उनको काफी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मिला, एम्पावरमेंट मिला और डिग्निटी मिली और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, जिससे उनको ये लगता है कि अब भी हम भी सोच सकते हैं किसको वोट देना और इस वोट से हमको क्या मिल सकता है। तो जब तक, मैं तो ये कहूंगी कि जब तक बीजेपी सत्ता में है और यूपी में बिल्कुल डोमिनेंट है योगी आदित्यनाथ के अंडर, तब तक बसपा को वापस आना बड़ा मुश्किल है। अगर आप आम दलित से बात करें तो वो ये बताएंगे आपको, जैसे हम लोग ने फील्ड वर्क किया था, कि बहन जी के लिए बहुत इज्जत है। जब कोई भी अत्याचार होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, तो हम चंद्रशेखर जी को फोन करते हैं, पर जब हमको वोट डालना है तो हम बीजेपी को वोट डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज को हम दलित आइडेंटिटी बोलते हैं वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है और कॉन्स्टेंटली ये शिफ्ट होती रही है और दलित भी बहुत बदल रहे हैं। वो दलित नहीं है जिनको कांशीराम ने मतलब बीएसपी के पीछे कंसोलिडेट किया और आगे ले गए और जिससे मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी थी। तो बहुत चीजें बदल गई हैं और आज दलित भी सोच समझ के अपने वोट डालते हैं और बीएसपी ने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि वो फिर से उभर के आए। पर अभी इस वक्त पॉलिटिकल हालात देखते हुए, राजनीतिक हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये हो सकता है। इस बात पर आपका क्या सोचना है कि मायावती बीजेपी पर उतनी हमलावर नहीं रही और अखिलेश यादव ने रैली के तुरंत बाद कहा भी कि देखिए हम तो कह ही रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं। मायावती सत्तारूढ़ दल पर हमलावर नहीं है, जबकि सत्तारूढ़ दल की तरफ भी एक बड़े पैमाने पर वोट गया है। आपको लगता है इससे उनकी संभावनाएं कमजोर हो रही हैं? बहुत लोग ये कहते हैं कि मायावती के जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस है उसको लेकर बीजेपी उनको डरा रही है और इसीलिए वो डर गई हैं और वो बीजेपी बीजेपी को अब क्रिटिसाइज नहीं करती। वो बी टीम है ये मैं नहीं मानती है, पर वो किसी वजह से बिल्कुल ही रिट्रीट हो गई है, वो सामने आती नहीं है। आम दलित ये कहते हैं कि मायावती जी अगर जेल भी जाए तो क्या होगा, अगर वो जेल गई तो देश में जितने दलित हैं वो सड़क पे आ गए। पर मायावती जी ने कल की रैली में भी योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेमोरियल्स, उन्होंने जो क्रिएट किए थे मेमोरियल्स को उन्होंने अच्छे से रखा, साफ सफाई करवाई, मरम्मत कराई वगैरह वगैरह। तो बीएसपी ना एसपी के साथ ना कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है। वो इसलिए कि उनको ये लगता है कि उनका जो थोड़ा बहुत वोट बैंक जो बचा है, जो सपोर्ट बेस जो बचा है, वो अखिलेश भी ले जाएंगे और थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास भी चले जाएगा। तो वो इस वक्त बीजेपी मतलब वो अकेले लड़ना चाहती है, पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि बीजेपी बहुत डोमिनेंट है और 2024 में हमने देखा है कि अगर एसपी और कांग्रेस हाथ जोड़ ले तो क्या हो सकता है। तो अब हालात बहुत बदल गए हैं और वो बी टीम तो मैं नहीं कहूंगी, पर वो बीजेपी से काफी डरती है और वो मतलब सामने नहीं आती है। आकाश आनंद को वो अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश कर रही हैं। कुछ महीनों पहले उन्हीं आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया था, उनके ससुर को भी निकाल दिया गया था। बार बार ये बात होती है कि एक मिशनरी आंदोलन के साथ शुरू हुई पार्टी क्या अब मायावती के परिवार की जेबी पार्टी बन के रह गई, जिसमें उनके भाई आनंद कुमार और उन भाई के बेटे
आकाश आनंद ही चीज़ों को रन करेंगे, इससे आपको लगता है कि बसपा पर एक बड़ा, बसपा के जो क्लेम है उस पर असर पड़ा? क्योंकि काशीराम जी ने तो अपने परिवार को भी त्याग दिया था मिशन के लिए। हाँ, ये बात तो सही है। अगर हम अर्ली 2000s में देखें तो जब कांशीराम जी ने मायावती को अपना सक्सेसर बनाया था, तभी बीएसपी में काफी कुछ लोग खुश नहीं थे, नाराज थे और उनको लगा कि उन्होंने भी बहुत काम किया है। आज मायावती भी अपने ही परिवार को ही ये सब सौंप रही है, जो कि आकाश आनंद है, उनके पिताजी हैं, तो इसीलिए वो बहुत सस्पिशियस है और किसी और को वो ट्रस्ट नहीं करती है। हालांकि बीएसपी में बहुत ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कांशीराम जी के साथ काम किया है, बट धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कि ये जो लीडर्स थे वो मायावती को छोड़ के न तो एसपी में चले गए हैं या किसी और पार्टी में चले गए हैं। तो इसलिए ऐसा कोई रहा नहीं बीएसपी में जिसको वो आनंद की जगह वो अपना सक्सेसर बना सकते हैं, या उनको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। तो बीएसपी भी अब एक फैमिली पार्टी ही बन गई, आप कह सकते हैं। और पहले तो उन्होंने इसको हटाया क्योंकि इसने बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज किया, पर आज उनको और कोई मिल नहीं रहा है तो वो उन्हीं को फिर से लाना चाहती है। तो फैमिली पार्टी तो बनी गई है बीएसपी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सुधा पाई। अशोक जी, बहुजन समाज पार्टी क्या फिर से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती है? अगर आपको मायावती को सुझाव देना होगा तो क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति में कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी पॉलिटिकल लीडर तब तक खत्म नहीं होता, उसकी संभावनाएं तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि पार्टी बंद ना हो जाए और लीडर कब्र में ना चला जाए। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये संभावनाएं अभी बरकरार हैं, लेकिन और कल की रैली से, जो लखनऊ में जो रैली हुई, उसने दिखाया है कि बहन जी के चाहने वाले, बहन जी के फॉलोअर वो प्रदेश के कोने कोने में फैले हुए हैं और बिना किसी बड़ी ताकत के, बिना किसी बड़े प्रयास के वो बड़ी संख्या में लोग उनके आह्वान पर आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसके लिए, क्योंकि ये पार्टी 40 साल पहले बनी थी, 40 साल पहले के पार्टी चलाने के तौर तरीके और आज के समय में पार्टी को चलाने के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास एक आला दर्जे का रणनीतिकार था। उस रणनीतिकार ने सैकड़ों अलग अलग बिरादरियों के नेता खड़े किए बहुजन समाज के लिए। उन्होंने पासी समाज से लीडर खड़े किए, उन्होंने कुर्मी समाज से लीडर खड़े किए, उन्होंने रविदास समाज से खड़े किए। तो इस तरह अलग अलग जातियों के लीडर उन्होंने बनाए, पासी समाज के लीडर खड़े किए और उन जातियों को एक मंच पर लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 दशक का जो बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास है वो ये बताता है उसने लीडर्स खोए हैं और आज केवल मायावती उसमें एक ऐसी महान महिला है कि जो अभी लीडर हैं, और बहुजन समाज पार्टी में अब लीडर नहीं बचे हैं, फॉलोअर बचे। बल्कि ये भी कहना बुरा नहीं, मैं समझता हूं कि अगर लोगों को बुरा ना लगे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अब पार्टी में फॉलोअर भी नहीं, भक्त बचे हैं। और जो भक्त हैं वो किसी भी अंबेडकरवादी पार्टी को चला नहीं सकते। तो बहन मायावती को अगर ये पार्टी खड़ी करनी है और बहुजन समाज पार्टी को पुराने अच्छे दिन लौट कर आने हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को लीडर्स चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कल की जो रैली हुई, मैं उसको कॉन्टेक्स्ट ले कहना चाहता हूं कि वो बड़ी उम्मीदों से, जो दलित पूरे प्रदेश से आए थे, बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बहन मायावती के सामने, और वो अगर चाहती तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एक प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन से कम करके सिल्वर ही रह गई। तो अब
बहन जी ने क्या ऑफर किया लोगों, क्या कोई ड्रीम्स ऑफर किए उन्होंने, क्या उन्होंने कोई रणनीति ऑफर की, क्या उन्होंने? मैं समझता हूं बहुत सारे लोग कहेंगे कि रणनीति पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली जाती है, ऐसे नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि ये जो लोग आए थे गांव जो कोने कोने से आए थे, वो तो सुनना चाहते थे कि वो कहां ले जाना चाहती हैं। एक और जो बात मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर अपने पुरानी ग्लोरी को प्राप्त करना है तो वो ब्राह्मण रणनीतिकार से ये पार्टी चलेगी नहीं। मैं समझता हूं कि ये एकदम मुंह पर कही जानी बात है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो उनके मुख्य रणनीतिकार हैं, उनका श्रेय, उनको केवल पार्टी को रसातल पे ले जाने का श्रेय है, पार्टी को मेंटेन करने का श्रेय उनको नहीं है। आपने सही कहा जब आपने बात कर रहे थे, मैं उस पूरी प्रक्रिया में शामिल था जब लेफ्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में न्यूक्लियर डील के ऊपर आपस में वो हुआ था, तो मैं उनमें से एक व्यक्ति था जो दोनों पार्टियों को, लेफ्ट और बसपा को साथ लाने में काम कर रहा था। और बहुत सारी चीजें जिसको हम यहां शेयर नहीं कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की रणनीति से आगे जाएगी, ब्राह्मण रणनीति से आगे नहीं जा सकती। ये बहन मायावती को अच्छी तरह समझना है। अगर जिस दिन ये बात समझेंगी और वो बहुजन समाज में से रणनीतिकार ढूंढेंगी, बहुजन समाज में से लीडर ढूंढेंगे, तो मुझे लगता है ये पार्टी आगे जा सकती है। वैसे तो पार्टी ढलान पर है। ये क्या है कि कई बार लोग उम्मीद के साथ आते हैं, अगर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर लोग निराश होकर फिर चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हफ्ते 10 दिन में बहन मायावती ने कोई ठोस चीजें लोगों के सामने नहीं रखी तो ये रैली बसपा की बहुत सारी रैलियों जैसी एक रैली बनकर रह जाएगी। अशोक जी, अभी कौन है बसपा के रणनीतिकार? एक तो आपने सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया, हालांकि कई पॉलिटिकल रिपोर्टर कहते हैं कि उनको साइडलाइन किया जा चुका है। बस वही इकलौते रणनीतिकार। आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइए, हमें तो पता है वही है। कई लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि आप देखिए मंच पर जगह किसको मिली, मुनकाद अली, नौशाद अली, शमशुद्दीन राइन को, सतीश चंद्र मिश्रा को, विधायक उमाशंकर सिंह को। तो लोगों ने कहा कि इससे भी आप देख सकते हैं कि किन लोगों को प्रमुखता दी जा रही है। वो क्या वापस से मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी पहली पसंद इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो काम बहन मायावती जी को 2007 से लेके 2012 तक करना था, वो अवसर उन्होंने खो दिया। पार्टी को कंसोलिडेशन करने का टाइम, पार्टी को शार्पन करने का जो टाइम था, और जो उनको दलितों को कंसोलिडेट करना था, माइनॉरिटीज को कंसोलिडेट करना था, सवर्णों व प्रगतिशील तबके को कंसोलिडेट करना था, उन्होंने पार्टी को कंसोलिडेट करने की बजाय अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को बचाने पे ज्यादा जोर दिया। उसका उनको नतीजा मिला कि वो पीएम के कैंडिडेट के तौर पे लोगों ने डिक्लेयर किया। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हमको सत्ता का लालच छोड़ना पड़ता है और दूसरों पे यकीन करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि बहन मायावती को दूसरों पे विश्वास करना आना चाहिए, जो उनकी एक फितरत में नहीं है। आपको लगता है कि जो सपा बसपा का गठजोड़ हुआ था वो 2022 तक कंटिन्यू रहता तो मंजर कुछ और होता? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि देखिए, अब तो पूरे विश्व में नॉन अलाइनमेंट का जमाना नहीं है। अब तो भारत जो पहले एक नॉन अलाइन कंट्री थी, वो भी रूस और अमेरिका के और कई चीन के बीच में झूलता रहता है। तो आज भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति में कोई भी नॉन अलाइंड होकर नहीं रह सकता। तो बसपा को तय करना पड़ेगा वो किसके साथ अलाइन होगी। बसपा जिस दिन ये डिसाइड कर लेगी कि वो इस फोर्स के साथ अलाइन होगी, तो शायद उसके लिए उम्मीद बचती है कि वो सरवाइव कर पाएगी। और ये जो आकाश आनंद का राजनीतिक उत्तराधिकार है, बसपा का काडर इसको स्वीकार कर लेगा या कुछ और अभी विरोध सामने आ सकता है? देखिए, दलित तो जो व्यक्ति लड़ता है उसको नेता मानते हैं। सड़क पे तो चंद्रशेखर नजर आते हैं, अगर लड़ने की बात, संघर्ष करने की बात है तो। देखिए, जो कैप्टिव लीडर है ना, जो स्पीच अपने आप नहीं दे सकता है, पढ़कर स्पीच, अगर एक नौजवान जो पढ़कर स्पीच देगा, वो दलित समाज का नेतृत्व कैसे करेगा? वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, विदेश से पढ़े हैं, आकाश आनंद काबिल हैं,
और उनमें वो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, आजादी मिले तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो है, पर उनको आपने खुद ही कहा आजादी उनको कहाँ आजादी मिल रही? 2024 में लोकसभा चुनाव में वो भाजपा की आलोचना कर रहे थे, बीच कैंपेन में उनको मायावती ने पुल बैक कर लिया। हाँ, तो वो दलितों के माइंडसेट को समझते हैं ना। हाँ। कि दलित की वैचारिक लड़ाई तो हिंदुत्ववादी ताकतों से, ब्राह्मणवादी ताकतों से, मनुवादी ताकतों से है। तो आज भारत में मनुवादी ताकत कौन सी है, ब्राह्मणवादी ताकत कौन सी है? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। तो इसको आकाश आनंद नहीं समझते, क्या समझते हैं? और लड़कर ही सत्ता ली जाएगी, डरकर सत्ता नहीं ली जाती है। सत्ता संघर्ष से मिलती है, घर पे बैठ के नहीं मिलती है। जी प्रोफेसर सुधा भाई, एक इस पर आपका भी कमेंट चाहूंगा मैं। आपको लगता है कि बसपा का सबसे बड़ा संकट संघर्ष से भागने का है, नेतृत्व की अगली पौध तैयार करने का नहीं? क्योंकि जो लोग भी मायावती के साथ सत्ता में भागीदार थे, बाबू सिंह कुशवाहा हो या बांदा के नसीमुद्दीन, सब एक एक करके अलग हो गए। उसके पहले भी जो बामसेफ के और DS4 के जो आंदोलन के लोग थे, वो सब एक एक करके अलग हो गए और सबने यही बात कही। उनमें से ज्यादातर अब समाजवादी पार्टी के साथ नजर आते हैं। क्या रणजीत सरोज, क्या RK चौधरी, एक लंबी सूची है। जो बड़े बड़े नेता थे, जो जिन्होंने कांचीराम के साथ भी काम किया था और मायावती के साथ काम किया था, जैसे आपने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कुशवाहा, ब्रजेश मिश्रा भी बाद में, ये सब छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए आप BSP में कोई ऐसे लीडर बचे नहीं। और ये इसलिए है कि 2007 और 2012 के बीच में मायावती ने इनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया, और उसके बाद भी जब उनकी हार हुई 2012 में, इन सबको ब्लेम किया, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को किया। तो इसलिए ये काफी BSP से निकल गए हैं। अब उनके पास कोई भी नेता नहीं बचे हैं। ये इसके वजह से BSP को आगे ले जाने, उसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अभी कोई बचा नहीं है। और काफी इसीलिए दलित भी काफी परेशान है, और वो चंद्रशेखर जी के तरफ जा रहे हैं, कुछ SP के तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब कोई नेता रहे नहीं। आपने दूसरी एक बात पूछी थी, ये जो बसपा में उत्तराधिकार का प्रश्न है, ये क्या इजली रिजॉल्व हो जाएगा? मायावती ऐलान करेंगी, सब लोग मान लेंगे? अब आकाश आनंद अच्छा बोलते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, जैसे अभी कहा गया था। तो अगर उनको फ्रीडम दिया जाए, अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए, और मायावती सारा दिन उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखती, तो शायद वो भी उभर के एक नेता बन सकते हैं। पर उसमें टाइम लगेगा, इतना आसानी से नहीं होता है। और कोई नेता नहीं है, तो दलित उनको एक्सेप्ट तो करेंगे। अभी तक तो कोई उनका विरोध हुआ नहीं है, पर इसमें टाइम लगेगा। उन्होंने पार्टी को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे अभी कहा गया है, ब्राह्मणवाद वाली स्ट्रेटेजी, मतलब प्रोग्रामिंग जो स्ट्रेटेजी थी पहले, वो नहीं चलेगी। तो क्या वो SP के साथ जाएंगे, क्या वो अकेली रहेंगी और अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी, क्या वो जो इंडिया अलायंस बनी थी उसके साथ हाथ जोड़ेंगे, ये उन्होंने अभी तय करना है। और इसमें आनंद को साथ लेके या आनंद को फ्रीडम देके और लीडर्स को भी बना के BSP में आगे जाना है। एक नेता से ये पार्टी नहीं चलेगी। थैंक यू मैम। पंकज झा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर। पंकज जी, इस रैली के लिए क्या तैयारियां चली, क्या मैसेज, क्या इम्पैक्ट, बताइए जरा। इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है। ऐसा लगा कि रैली हुई, कुछ लोग जुटाए गए। 15-20 दिन से इस बात का डंका बज रहा था कि एक बड़ी रैली होगी 9 अक्टूबर को काशीराम स्मारक में। हुआ कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे बहन जी, मतलब मायावती जी गेस्ट अपीयरेंस पर आई, और जो भारती जी कह रहे थे, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सपना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैली भी कुछ खास रैली नहीं थी। आप याद करिए सौरभ भाई कि रमाबाई मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, 4-4, 5-5 लोग, 5-5 लाख लोग जुटते थे। ये चूंकि अब इनको ये भी भरोसा नहीं रह गया कि हमारे बुलावे पे इतने सारे लोग आ सकते हैं, इसीलिए काशीराम स्मारक पर जाकर के ये रैली की गई। अब मतलब वक्त बहुत बदल चुका है, और दिक्कत ये है कि बहन जी समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये वो दौर नहीं है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी। सब कुछ बदल गया है। पार्टी एक तरीके से, मतलब अब ये तो नहीं कह सकते खत्म हो जाएगा,
लेकिन कहीं से भी उम्मीद नहीं दिख रही कि पार्टी में कुछ बदलने वाला है। जिस तरीके से मायावती जी के कामकाज करने का तरीका है, जिस तरीके से वो पार्टी और पार्टी के नेताओं को हाँक रही हैं, बीएसपी के दिन अब बहुत मुश्किल भरे हैं। और मंच पे जिन नेताओं को बिठाया गया उससे क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है? कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं, क्या मायने रखता समाज है? के नेता थे, फिर ये विश्वनाथ पाल उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, शमसुद्दीन ईरानी हो गए, नौशाद अली हो गए, मुनकाद अली हो गए, सतीश चंद्र मिश्रा हो गए। अब देखिए ने क्या मैसेज दिया, अपने मन से आप नाम ले रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी का धन्यवाद, उनके बेटे कपिल मिश्रा जी का भी धन्यवाद, एक जमील अख्तर साहब हैं, उनके लिए स्पीच वगैरह किताबें वगैरह लिखते हैं, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन बात इन धन्यवादों की नहीं, इन चेहरों की नहीं है। चेहरा तो एक ही है वहाँ बहन जी, और बहन जी किसी और को चेहरा बना भी नहीं सकती, ना बनाती रही है। सबसे बड़ी बात यह है जिसका सब जिक्र कर रहे थे, आप पिछले जब से सत्ता से हटी हैं सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए जब ये रैली के अलावा कहीं संघर्ष के लिए नहीं, मतलब 2 जगहों पे गई। एक याद होगा बदायूं में जब 2 महिलाओं के मौत का मसला था, और एक जब सहारनपुर में जब ठाकुर वर्सेस जाटव विवाद हो रहा था, जब चंद्रशेखर पहली बार पब्लिक नैरेटिव में आए थे। इसके अलावा कहीं संघर्ष करते नजर आ रहे हैं? बहुत मुश्किल से सोशल मीडिया में आए, सोशल मीडिया पे ही बहन जी आती हैं, पोस्ट कर जाती हैं, रायबरेली में ऐसा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो घटना हुई है उनके साथ, लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके बारे में बहन जी बोलेंगी, वहां तक नहीं बोल रही हैं। पता नहीं क्या हो गया बहन जी के पास कि कुछ भी नहीं, बिना संघर्ष पर आए अब कुछ नहीं बचा है मायावती जी के पास। जो उनका हिस्सा था यूपी में, जिसको इतना कमजोर समझ रही थी, जिनका नाम लेने से बचती हैं, वो चंद्रशेखर रावण अब जाटुओं में एक नया और नई उम्मीद लेकर के आ रहे हैं। संघर्ष करते हुए जो नजर नहीं आएगा वो अब दलित पॉलिटिक्स में नहीं बचेगा, ये तो तय है। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का, अशोक भारती जी का, प्रोफेसर सुधा पाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बातचीत में जुड़े, थैंक यू सो मच। पंकज जी आप ठहरिए, क्योंकि एक प्रश्न मेरा आपसे है अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर। कई लोगों ने कहा कि अब अखिलेश यादव आजम खान पर निर्भर नहीं है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए। वो वोट बैंक उनके साथ है, वो लगातार भाजपा की मुखालफत करते हुए राजनीति कर रहे हैं, और 2024 के चुनाव में उन्होंने ये बात दिखा भी थी। और लोगों ने ध्यान भी दिलाया कि जब आजम खान सीतापुर की जेल में बंद थे तब भी अखिलेश यादव मिलने नहीं गए। फिर कई लोगों ने कहा कि इन्यूसेंस वैल्यू तो है ही, वो बाहर आएंगे कुछ कुछ कहेंगे तो एक मैसेजिंग जाती है, चर्चा होती है, वो अपने आप को विक्टिम की तरह पेश कर रहे हैं। इस पर भी चर्चाएं चली कि मुलाकात को लेकर आजम खान ने जो तेवर दिखाए, जो शर्तें रखी कि आना है तो अकेले आए, मेरी बीवी ईद पर अकेली थी, किसी ने खबर नहीं ली, तो वो शिकायतें भी अपने ढंग से दर्ज करा रहे हैं। किस तरह से देखा जाए मेल मुलाकातों को? फाइनली अखिलेश यादव पहुंचे मिलने लगभग 15 दिन बाद। आज की तारीख में आजम खान कहाँ हैं? जब जेल में थे उनकी चर्चा तक नहीं होती थी। मतलब जो 10 बार का विधायक रहा, मिनी सीएम रहा, सांसद रहा, उनके बेटे विधायक रहे, पत्नी उनकी सांसद विधायक रहे, आज की तारीख में 0 पर है। आजम खान बखूबी, उनके पास ये हुनर है कि अपने रिलेवेंस को कैसे बनाए रखने का। अब देखिए उनके बगल में जियाउर रहमान बर्क, इकरा हुसैन, बहुत सारे नए सांसद आए, एक नई पीढ़ी आ गई है, इमरान मसूद भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए हैं। और ये भी देख लिया कि उनके जेल में रहते हुए उनके समर्थकों के बाइकआउट होने के बावजूद उन्हीं के रामपुर में मोहिबुल्लाह नदवी, जिसको वो फूटी आंख पसंद नहीं करते हैं, वो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हो गए। अब इससे मतलब डिफिकल्ट समय क्या हो सकता है आजम खान साहब को? तो जेल से निकले, अब वो इनको पता है इतने साल की राजनीति के बाद कि हमको रेलेवेंस में कैसे बना रहना है, तो वो उन्होंने इशारों में ये सब सारी चीजें करके दिखा दी कि हाँ भाई आज भी आजम खान में दम है। ये सिर्फ पोजिशनिंग की बात है, पोस्टरिंग की बात है। अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं कि आजम खान साहब हमारे साथ रहें ना रहें, मुस्लिम वोटर का रुझान किस तरीके से है वो इनको पता है। वो जानते हैं कि कांग्रेस के साथ बने रहना, इसीलिए आजकल वो इंडिया गठबंधन बोलते हैं कि मुस्लिम वोटरों में कोई बंटवारा ना हो, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो हैं वो अखिलेश यादव की तरफ ही जाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं ना, पॉलिटिक्स में एक बात याद होगी आपको, कोई एंटी टेप ना बजे। मतलब आजम साहब कुछ ऐसी बात ना कहें जिससे माहौल खराब हो जाए। कोई फर्क पड़ेगा नहीं वो, लेकिन माहौल खराब होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जैसा 2009 के लोकसभा चुनाव में हो गया था कि आजम साहब चले गए थे, मतलब निकाल दिए गए थे, और फिर माहौल खराब हुआ तो कुछ नुकसान हुआ। वैसे सूरत अब नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि कुछ इस तरीके की चीज हो, इसीलिए पूरा सम्मान मान अखिलेश यादव आजम साहब को दे रहे हैं। चलिए, सियासत पर हमारी नजर बनी रहेगी। नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी? यूपी बिहार की पॉलिटिकल चर्चा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।